आज का जो विषय है वो है दाब, पवन, झंझावात व चक्रवात। इसके माध्यम से ही दाब, पवन, झंझावात एवं चक्रवात ईश्वर न्याय व्यवस्था भी करता है और अपनी फसलों का उत्पादन भी करता है। क्योंकि यदि फसलों का उत्पादन नहीं होगा तो हम भोजन क्या करेंगे। लगातार यदि एक जैसा मौसम रहेगा, आप कल्पना कर लो, तो गेहूं संभव नहीं है। यदि ज्यादा मतलब आपने देखो ना, गर्मी की फसल अलग है, सर्दी की अलग है, वर्षा की अलग है। यदि ये नहीं होगा, भाई मौसम का परिवर्तन नहीं होगा, तो हमको खाद्य पदार्थ नहीं मिल सकता। तो ये जो ये कार्य हो रहे हैं, हवा का बहना, झंझावात, झंझावात वात, चक्रवात, ये कार्य ईश्वर के हैं और इनको वह न्यायपूर्वक करता है। न्यायपूर्वक कैसे? देखो जी, जिस देश में ज्यादा विद्युत खपत होगी, ऊर्जा का उपयोग होगा, उस उसमें परमात्मा उतना उतना दंड उसको अधिक देगा। वहां जैसे चाइना में देखना, क्या पोल्यूशन की क्या हालत हो जाती है वहां पर। दिल्ली में क्या हालत हो जाती है। अमेरिका में सबसे बड़े ज्वार भाटा, बहुत हाई टाइड बोलते हैं उनको, क्योंकि वहां विद्युत की खपत बहुत ज्यादा है। देखो, ईश्वर तीन तरह से न्याय व्यवस्था करता है। पहले तो करता है वो व्यक्तिगत, जैसे मुझे कोई रोग हो गया, ठीक है ना, जैसे हमने कोई गलत काम किया, तो ईश्वर दंड हमको अवश्य देगा। एक तो हो गया मुझे रोक दे दिया, या कोई मेरा एक्सीडेंट हो गया, उसको बोलते हैं दूसरे के दिया आदि भौतिक। पहला जो दंड है वो होता है आध्यात्मिक, दूसरा आदि भौतिक। दूसरे से मैं रोड पर चल रहा हूं और दूसरा आया और मुझे टक्कर मार के चला गया। और तीसरा, यदि परमात्मा को सामूहिक दंड देना है तो किसके द्वारा देगा? इसी के द्वारा देगा। हवा, आंधी चलेगी, बड़ी बड़ी लहर चलेगी, झंझावात आएंगे, चक्रवात आएंगे और भूकंप आएंगे। भाई कोई देश जाते ही आतंक अकेले को कैसे करेगा दंड? वो इकट्ठे को फाइल निपटाएगा। उसके यहां तो न्याय प्रतिपल चल रहा है उसका, वो दंड व्यवस्था लगातार चल रही है उसकी। और ये इन हवा के बहने से ही, चक्रवात से इसलिए भी होता है क्योंकि समय पर शरद ग्रीष्म आ सके, वर्षा आ सके, ये ऋतु आ सके और हमारी फसलों का उत्पादन भी हो सके। देख लो जी, कितना महत्वपूर्ण काम है। यदि ज्यादा गर्मी में, अभी ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, कच्चे ही आम बिना पके ही झड़ गए। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, इसने तबाह तबाह कर दिया इसने। जो गेहूं पकने में 90 दिन की ठंड चाहिए, और ये उतनी ठंड नहीं है तो गेहूं नहीं पकेगी। अच्छा, अब क्या किया इन्होंने? देखो, जो हवा चलती है, बादल चलते हैं, किसमें गति करते हैं? आकाश में, ठीक है। सभी पदार्थ आकाश तत्व में गमन करते हैं। आकाश तत्व इन पदार्थों के लिए रोड का कार्य करता है। और यदि रोड ही टूट गई
तब इनका समय पर होना अति दुष्कर है। जैसे मैं भोपाल जाता हूं, रोड अच्छी होगी तो समय निश्चित है, अहमदाबाद। और यदि रोड खराब है तो कोई मेरा बता सकता है कितने बजे मैं भोपाल पहुंच जाऊंगा। तो हमने क्या है, जो मोबाइल की वेव है, जो सूचना प्रौद्योगिकी है ना, इसने इसको तबाह कर दिया है। अब हम मौसम का सटीक अनुमान नहीं लगा सकते। कितने खतरे घंटी बज चुकी है, रोड तो बेकार कर दी। तो वर्षा का पूर्वानुमान नहीं लगा सकते, हवा का तेज का अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि इस आकाश तत्व को ही हमने डैमेज कर दिया है। अब एक तुलना कर दें भारतीय कैलेंडर और वर्तमान प्रचलित अंग्रेजी कैलेंडर। देखो जी, अपना कैलेंडर तो कितना वर्ष पुराना है, 1,96,53,127 वह वर्ष चल रहा है इसको। ठीक है। अब दूसरे कैलेंडर देख लो, जो दूसरे कैलेंडर है, जैसा मुस्लिमों का जो कैलेंडर है, एक महीना हर बार घट जाता है उसको। कभी उनकी ईद सर्दियों में आएगी, कभी गर्मियों में आएगी, कभी वर्षा में आएगी, क्योंकि उनके पास कोई डाटा नहीं है, स्टिक डाटा नहीं है। और हमारा देखो, सावन हमेशा वर्षा होगी सावन में कि नहीं, 196 करोड़ से वर्षों से। और जो अंग्रेजी कैलेंडर है, वो एग्जैक्ट मुझे समय का तो नहीं पता है, पर पहले इसमें 10 महीने होते थे, बाद में 11वां 12वां बढ़ा है। ये भी 10 महीने ही मानता था, पर वो क्या है, वे सुधार के प्रवर्तक है। सुधार करके उन्होंने खगोलीय पिंडों के आधार पर उसको, जो अंग्रेजी कैलेंडर है, पर देखो एक बात बना लिया। आप जो देखो हिंदुओं के जो वैदिक कैलेंडर है, मैं हिंदू नहीं शब्द कहूंगा, जो वैदिक कैलेंडर है उसमें अमावस्या और पूर्णिमा, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आते हैं। और देखो, ये सूर्य मानू मैं, ये चंद्रमा मानू, और ये पृथ्वी। ठीक है। अब देखो, इसका आकर्षण भी है और इसका भी प्लस हो गया, तो यह ऊंची लहर उठेगी, यहां ज्वार भाटा। ये काम होगा कब, अमावस्या को और पूर्णिमा। ये सीध में होंगे तब, जब ये ग्रेविटी इधर फोर्स करेगा और इसका प्लस और हो जाएगा, तो लहर ज्यादा उठेगी। अब अंग्रेजी कैलेंडर में अमावस्या पूर्णिमा होते ही नहीं। अब जो समुद्र की जिसको यात्रा करनी है, भारतीय कैलेंडर नहीं है, तो कैसे वो समस्या का निदान करेगा। पर चलो, अब वो उसको सेट कर सकता है, इस भारतीय कैलेंडर से ही करेगा सेट, वो तारीख को सेट कर लेगा, पर आधार क्या रहेगा, भारतीय कैलेंडर। तो समुद्र यात्रा उसके बिना नहीं हो सकती। और जो भारतीय कैलेंडर का आधार क्या था, चंद्रमा की कला के आधार पर, समुद्र में ज्वार भाटा चंद्रमा की कलाओं के आधार पर ही होता है। चंद्रग्रहण सूर्य ग्रहण का पूर्ण आकलन इसी आधार पर। हमारी जो पद्धति है वैदिक परंपरा में, 5 लाख वर्ष बाद कब सूर्य ग्रहण पड़ेगा, कब चंद्रमा ग्रहण पड़ेगा, उसका आज ही बता सकते हैं। ये अंग्रेजी कैलेंडर का आधार हमें नहीं पता, उसमें हो सकता है वो उनके पास आकलन हो, पर मुझे जानकारी नहीं है उसकी। पर भारतीय कैलेंडर की मुझे जरूर जानकारी है। अच्छा, आपने देखो कभी सप्तमी, छठ और सप्तमी एक हो रही है ना, कभी 11 से
वो तो भाई मेरा विषय नहीं है, पर वो उज्जैन में करते हैं कैलेंडर, ये बनाते हैं, पर वो परंपरा से है हमारे। 196 करोड़ वर्षों से ये काम कैलेंडर चल रहा है। और मैंने बताया मौसम, देखो सावन में, जेठ में गर्मी होगी, जेठ में गर्मी होगी। अच्छा, जो एक लीप ईयर बोलते हैं अपन, इसमें एक महीना बढ़ जाता है, वो वेद अनुमति दे रहे हैं उसकी। उसमें भी जो ऋतु है, सॉरी जो मास है, 13वां मास कभी कभी आता है उसमें। और हाँ, अधिक मास। तो हमारी सारी गणना वेद से ली हुई है। अच्छा, जो हमारा डाटा जो सत्य होगा, उसको कभी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब भारतीय कैलेंडर को भी बदलने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, सत्य है। इनको डाटा बदलना पड़ सकता है, अरे बदला इन्होंने, मुल्ला ने तो आज भी नहीं बदला। वो देखो ना कैसे, मतलब उनकी ईद का ही फिक्स नहीं कब आई, क्योंकि वो एक अधिक मास नहीं मानते, उनके वहां गणना नहीं। देखो वैसे पहले भूमंडल पर सारे ही आर्य थे। आर्य कौन होते हैं? जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। और आज्ञाओं का पालन करके क्या लाभ होता है? हवा शुद्ध, पानी शुद्ध, भूमि शुद्ध, ध्वनि शुद्ध, मन शुद्ध। जो वर्तमान विज्ञान उन पदार्थों को जानता ही नहीं। और यदि वो शुद्ध नहीं होंगे तो हम रोगी पड़ेंगे, जैसे आज पूरे। कुछ सिद्धांत हमारी वैदिक परंपरा से है, जैसे भारतीय कैलेंडर है, पर कुछ कल हमने जैसे बताया था विषय एटम कैसे मिलेंगे, और की जो पहली परत है, एटम की जो पहली परत है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। उन्होंने क्या करा, पशु को लेकर के वो चमड़ी उतार दी उसकी। ये भगवान। तो ये विषय जो है ना, हमारा जो है पूर्ण हुआ। धन्यवाद। आगे अब हम हमारी बुक में से अध्ययन कंटिन्यू करेंगे, जिसमें सबसे पहले बहुत ही इंटरेस्टिंग एक पिक्चर दी हुई है, जिसमें दाब भी नजर आ रहा है, पवन भी चल रही है बहुत तेज, झंझावात भी हो रहा है और साथ ही साथ चक्रवात भी हमें नजर आ रहा है। अध्याय का नाम दाब, पवन, झंझावात एवं चक्रवात। कुछ सामान्य क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे वायु की गति अन्य दिनों की तुलना में कुछ दिनों में अधिक तीव्र क्यों होती है? जल की टंकियों को प्रायः ऊंचाई पर क्यों रखा जाता है? हम देखते हैं हमारे घरों में जल की टंकियां ऊंचाई पे है। इसके अलावा भी जो कॉलोनियों की पानी सप्लाई करने की टंकियां बनी होती है, वह भी ऊंचाई पे होती है। झंझावात एवं चक्रवात किन किन कारणों से होते हैं? ये सभी टॉपिक से रिलेटेड आगे हम अध्ययन करेंगे। हमारे आसपास हम क्या देखते हैं कि भूमि पर गिरी हुई पत्तियां हवा में घूम रही है या वो उड़ जाती है, या साथ ही तीव्र हवा चलने पर पेड़ हिलते हैं या झुकते हैं, तथा पेड़ लहराते हुए झुक जाते हैं। गिरी हुई पत्तियों पे क्या कोई बल लग रहा है जिसके कारण वह ऊपर उठ रही है और उड़ रही है? पेड़ झुक क्यों जाते हैं? क्या पेड़ों के ऊपर कोई बल लग रहा है? इसी प्रकार अन्य आरोपित बल, जैसे दरवाजों खिड़कियों का अपने आप बंद होना खुलना, कपड़ों का लहराना, यह सभी हमारे आसपास होने वाले एक सामान्य परिवर्तन है या सामान्य क्रियाएं हैं, जो कि हमें शो करती है कि वायु द्वारा आरोपित बल वायुदाब है। यह एक वायु के द्वारा आरोपित बल होता है, जिसके कारण खिड़की दरवाजे भी हिलते हैं, कपड़े लहराते हैं या कोई पेड़ या पौधा झुक जाता है। उसे क्या बोला जाएगा? वायुदाब, जिसके कारण ये सभी प्रभाव हमें दिखाई देते हैं। इस अध्ययन में हम आगे बल और दाब के मध्य जो संबंध होता है उसका अध्ययन करेंगे। साथ साथ में ये हम समझेंगे कि झंझावात और चक्रवात जैसी शक्तिशाली प्राकृतिक घटनाओं का कारण क्या होता है। हम ये सबसे स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं वैदिक विज्ञान के अनुसार, हमारे वेदों की स्टडी के अनुसार, कि यह सभी झंझावात, चक्रवात, यह सभी
ईश्वर के द्वारा निर्मित क्रियाएं रहती है, जिसके पीछे इन सब प्राकृतिक घटनाओं के पीछे कुछ न कुछ कारण रहता है। सबसे पहले है दाब। यहाँ पे एक नॉर्मल सीन स्टडी बताई गई है, जिसके अंदर दो बच्चे हमें स्कूल जाते हुए दिख रहे हैं। दोनों के पास बैग है। दोनों के बैग के जो शोल्डर बैग हैं उनका टाइप अलग अलग है यहाँ पे, ठीक है। इसके बैग में, जो लड़की है उसके बैग में जो शोल्डर का बेल्ट है वो चौड़ा है, और जो लड़के का बैग है उसका शोल्डर बेल्ट पतला है। तो अब इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, या इन दोनों के बीच कॉन्वर्सेशन चल रहा है, बातचीत चल रही है, उससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या दिक्कत चल रही है। पवन अपने, लड़का पवन, ठीक है, पवन अपने बस्ते को कंधे पर उठाने में काफी कठिनाई महसूस कर रहा है। वो बार बार अपने बस्ते को या अपने बैग को बार बार एडजस्ट कर रहा है। तो उसके साथ में जो लड़की थी मेघा, वह पूछती है कि आपको कुछ दिक्कत महसूस हो रही है क्या, कुछ समस्या है? तो पवन उत्तर देता है, हाँ, इससे मेरे कंधों पर में पीड़ा हो रही है। तो लड़की बोलती है, ऐसा कैसे हो रहा है? जो सामान आपके बैग में है वही सामान मेरे बैग में भी है, लेकिन मुझे तो, मतलब हम दोनों के बैग का भार लगभग समान है, लेकिन मुझे तो किसी प्रकार की पीड़ा अनुभव नहीं हो रही है। तब वहां पे वो लड़का बताता है कि इसका संभवतः इसका यह कारण हो सकता है कि हम दोनों के बैग की जो पट्टियां हैं उनमें अंतर है। मेरे बस्ते की पट्टियां सकरी है, और जबकि तुम्हारे बस्ते की पट्टियां चौड़ी है, जैसा कि सबसे पहले हमने उस पिक्चर में देखा था। तो अब यहाँ पे किसको कंधे पे दर्द हो रहा है? जिसके बस्ते की पट्टियां सकरी है उसको तकलीफ हो रही है, और जिसके बस्ते की पट्टियां चौड़ी है उसको तकलीफ नहीं हो रही है। क्या पट्टियों का आकार एवं आकृति कोई अंतर उत्पन्न कर रहा है? हाँ, पट्टियों का आकार और आकृति अंतर उत्पन्न कर रहा है। अब वो जब बच्चे बैग टांगे चल रहे हैं तो उनके कंधे पर जो बेल्ट है वहां पे उन्हें गुरुत्व बल का अनुभव हो रहा है उस बेल्ट वाली जगह पे, ठीक है। क्या क्या चल रहा है? गुरुत्व बल के कारण हमारे कंधे पर उसका भार अनुभव होता है। किसका? बैग को हम उठा के घूम रहे हैं। तो सकरी पट्टी वाले बस्ते का भार हमारे कंधों के कम क्षेत्रफल पे जाएगा, क्योंकि सकरी पट्टी है तो कम क्षेत्रफल पे जाएगा, जबकि चौड़ी पट्टियों वाले बस्ते का भार हमारे कंधों के अधिक क्षेत्रफल में फैलता है। इस कारण जब हम सकरी पट्टी की अपेक्षा चौड़ी पट्टी वाले बस्ते का उपयोग करते हैं तो हमें अधिक सुविधाजनक वह लगता है। वह क्षेत्रफल जिस पर बल कार्य करता है उस राशि को हम क्या बोलते हैं? दाब बोलते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या बात हो रही है कि उस लड़के को क्यों शोल्डर में, कंधे पे दर्द होने लग गया? क्योंकि उसका जो बैग था वह सकरी पट्टी का था। अब जो भार हमारे कंधों पे आ रहा है वह सकरी पट्टी पे आ रहा है, मतलब क्षेत्रफल, कम क्षेत्रफल पे सारा उस बैग का भार आ गया है। वहीं चौड़ी पट्टी वाले बैग में अधिक क्षेत्रफल पे, अधिक क्षेत्रफल पे उस बैग का भार आएगा, तो हमें क्या दाब कम महसूस होगा, हमें उसका भार कम महसूस होगा। यहाँ पे बल, दाब को बताया गया है कि वह क्षेत्रफल जिस पर बल कार्य कर रहा है, जैसे कि बल यहाँ पे इस क्षेत्रफल पे कार्य कर रहा है सकरी पट्टी पे, तो उस राशि को हम क्या बोलेंगे? निकल के आएगी, दाब निकल के आएगा। तो यहाँ पे दाब ज्यादा पड़ रहा है इतने एरिया में, और ये अधिक क्षेत्रफल एरिया पे यहाँ पे बल कार्य कर रहा है, ज्यादा एरिया पे, ज्यादा क्षेत्रफल पे बल कार्य कर रहा है, तो यहाँ का दाब कम आएगा, जिससे हमें असुविधा नहीं हो रही है, जिससे कि हमें पीड़ा भी नहीं हो रही है। आगे देखेंगे हम।
तो वह क्षेत्रफल जिस पर बल कार्य करता है उस राशि को हम क्या बोलते हैं, दाब कहते हैं, जो किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाला बल है। ठीक है, किस पे लगने वाला बल है, उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पे। जैसे कि ये बेल्ट पे लग रहा था, यह इस वह बल होगा जो इस बेल्ट के एकांक क्षेत्रफल पे लग रहा है, मतलब कि इस पूरे एकांक क्षेत्रफल वाले एरिया पे लग रहा है। तो वह क्या कहलाता है, वह दाब कहलाता है। दाब का क्या फॉर्मूला है, दाब इक्वल्स टू बल अपॉन क्षेत्रफल, मतलब दाब किसके बराबर होगा, बल अपॉन क्षेत्रफल के। इसलिए जब चौड़ा वाला बेल्ट जहां पे यूज किया था तो यहाँ पे क्षेत्रफल ज्यादा आया, मान लो कि 10 आ गया क्षेत्रफल, और यहाँ पे बल 20 है, तो अब दाब क्या होगा, 2 आ गया। ठीक है, दाब कितना आ गया, 2 आ गया। और वहीं पे जब पतला वाला बेल्ट था, पतला बेल्ट, ठीक है, तो अब उसका दाब निकालेंगे तो बल कितना लग रहा है, उस पे भी 20 लग रहा है, लेकिन अब उसका क्षेत्रफल क्या है, उसका क्षेत्रफल बेल्ट का छोटा है, तो इसका क्षेत्रफल मान लो 5 है, तो अब दाब कितना आ गया, 4। दाब कितना आ गया, 4 आ गया। यहाँ पे दाब कितना था, 2 था। तो हमें दाब मतलब हमें भार महसूस होने को ही दाब बोला जा रहा है, तो ये 4 ज्यादा है ऑब्वियसली 2 से। इसीलिए पतले वाले बेल्ट पे असुविधा होती है, पीड़ा होती है, क्योंकि वहां पे भार दाब ज्यादा लगता है। सकरी पट्टियों की तुलना में चौड़ी पट्टियों वाला बस्ता हमारे कंधों पर डाले गए दाब को क्या करेगा, वो घटा देता है। अतः हम चौड़ी पट्टी वाले बस्ते को उठाने में अधिक सुविधा अनुभव करते हैं, हमने अभी बात करी। इसी प्रकार जल से भरी चौड़े हत्थे वाली बाल्टी को सकरे हत्थे वाली बाल्टी की तुलना में उठाना सुविधाजनक होता है, क्योंकि यहाँ पे इसका चौड़ा हत्था है बाल्टी का, यहाँ इसका हत्था चौड़ा हो गया है। दोनों बाल्टियों में सेम पानी भरा हुआ है, ठीक है, सेम एक समान वजन की है, पानी भी सेम भरा हुआ है, लेकिन हमको सुविधा कहाँ हो रही है, चौड़े हत्थे में, क्योंकि जहाँ पे बल आ रहा है, भार आ रहा है जिस जगह पे, उस जगह का क्षेत्रफल ज्यादा है बजाय सकरे हत्ते वाली बाल्टी के। तो अब यहाँ पे क्षेत्रफल ज्यादा हो गया तो दाब कम हो जाएगा, दाब कम हो गया तो हमें उठा यह वाला बाल्टी हमें ज्यादा सुविधाजनक लगेगी। हमने देखा होगा कि कोई टोकरी या पानी का घड़ा उठाते हैं तो सिर पे पहले यहाँ पे एक कपड़े का गठरी बना के या कपड़ा कुछ गोल बना कर रखते हैं, जिसे हम सामान्य भाषा में चोमल या चोमली भी बोलते हैं। तो वो उसका भी यही कारण है कि जहां भार कार्य कर रहा है वहां दाब कम करने के लिए क्षेत्रफल बढ़ा दिया गया है। क्या कर दिया है यहाँ पे ये चोमल बना के रख ली, कपड़े का बना के रख लिया है, तो अब यहाँ पे क्षेत्रफल बढ़ गया, क्षेत्रफल बढ़ गया तो अब हमें दाब कम महसूस होगा। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब के रूप में परिभाषित किया। एकांक क्षेत्रफल हमने अभी भी बात की थी कि वह एकांकी क्षेत्रफल पे जो बल लग रहा है वही दाब होगा। बल का ऐसा ही मात्रक क्या है, न्यूटन है, न्यूटन, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। अतः दाब का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, ये बल का न्यूटन है और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर है। तो अब हम दाब की बात कर रहे हैं, तो दाब का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यह बल के लिए हो गया और यह क्षेत्रफल के लिए हो गया। दाब को किससे निरूपित करते हैं, दाब का मात्रक क्या होगा उसको हम किस तरह से बोलेंगे, पास्कल। इसे हम पास्कल से भी, जैसे कि द्रव्यमान को हमने किलोग्राम से बताया, यहाँ पे हम इसे पास्कल से बताएंगे, जिसे पास्कल द्वारा निरूपित किया जा सकता है दाब को। यदि 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के गद्दे पे
100 न्यूटन का बल लगाया जाए, तो गत्ते पे लगने वाला दाब क्या होगा? दाब, हमको दाब का फॉर्मूला पता है, दाब इक्वल्स टू बल बटा क्षेत्रफल। तो बल कितना लग रहा है यहाँ पे? 100 न्यूटन। और उसका क्षेत्रफल कितना है गत्ते का? एकांकी क्षेत्र 2 मीटर स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या निकल गया? इसका दाब निकल गया। एक क्रियाकलाप बताया गया है तालिका वाइज, तालिका में, जिसमें उन्होंने बताया है कि एक तो लोहे की कील को ठोकना, 2 प्रयोग दिए, लोहे की कील को ठोकना और चाकू से सेब को कट करना। अब लोहे की कील को पहले कैसे ठोक रहे हैं? कील के शीर्ष की ओर से, ठीक है। पहले कैसे ठोका? कील के शीर्ष की ओर से। फिर कैसे ठोका? कील के नुकीले सिरे की ओर से। अब चाकू की तीक्ष्ण धार से और चाकू की कुंद धार से। तो हमारे लिए क्या सुविधाजनक होगा? शीर्ष की ओर से ठोकना और तीक्ष्ण धार से कट करना। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा कि क्षेत्रफल जितना छोटा, ये क्षेत्रफल यहाँ छोटा हो गया, तो कार्य उतना ही सुविधाजनक, क्योंकि हम बल लगा रहे हैं, इसीलिए ये कार्य ज्यादा सुविधाजनक हो जाएगा। तीक्ष्ण धार वाले चाकू से काटेंगे तो क्षेत्रफल कम हो जाएगा, तो यह कार्य उतना ही सुविधाजनक हमारे लिए हो जाएगा। जब बल कम क्षेत्रफल पर लगाया जाता है, जैसे कि हमने अभी कील की बात करी, कि हम अगर उसके तिकोने पोर्शन से इस ओर अगर हमने इसको नीचे रखा और यहाँ पे अगर हम बल लगा रहे हैं, तो कम क्षेत्रफल पर लगाया जाता है बल, तो परिणामी दाब अधिक होगा, दाब अधिक हो जाएगा। दाब यहाँ पे अधिक हो गया मतलब हमारे लिए काम सुविधा पूर्वक हो जाएगा, काम को हम सरल तरीके से कर पाएंगे। आगे एक क्रियाकलाप दिया हुआ है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे आया कि वही हमने जल आपूर्ति हेतु स्थानीय क्षेत्रों या घरों में छतों पर रखी हुई टंकियों को देखा होगा। वो कैसी स्थिति में होती है? उपरिवर्ती टंकी होती है, मतलब वो ऊंचाई पे बनी होती है। टंकियां कैसी होती है? ऊंचाई पे बनी हुई रहती है और पानी का सप्लाई ऊपर से नीचे की ओर आता है। सब जगह ऐसा क्यों होता है? क्यों पानी की टंकियां ऊपर की साइड होती है और पानी ऊपर से नीचे की ओर आता है? हम पाइप छोटा कर लेना, हमारे साइड में ही टंकी रख लें, घरों के साइड में। इसका एक कारण है जो हम इस क्रियाकलाप के द्वारा समझेंगे। हमने क्या किया? दो दो पाइप लिए हैं, ठीक है। 2 पाइप ले लिए हमने, ये पाइप है। अब एक पाइप हमने कैसा लिया है? सकरा पाइप लिया है, ठीक है। एक पाइप है ये चौड़ा पाइप है। अब मतलब कि इसका व्यास कम है और इस पाइप का व्यास ज्यादा है। अब इन दोनों पाइप में हम इनको स्टैंड से, ये स्टैंड है, इसको हम स्टैंड से अटैच कर देंगे। और अब इन दोनों पाइप पे हम रबर के अच्छे वाले गुब्बारे लगा देते हैं, ये जो ना पानी डालने पे इनमें कोई चेंज नहीं आए, मतलब ये यहाँ से निकले नहीं। अब इसमें हम पानी डालते हैं, यहाँ पे ये जल भरा हुआ है, ठीक है। ये जल भरा हुआ है दोनों में, दोनों पे हम दोनों ही नलियों में हमने समान ऊंचाई तक पानी को भरा है। क्या अंतर है अभी यहाँ पे? ऊंचाई दोनों की समान है, जल समान ऊंचाई तक भरा है, लेकिन इनके व्यास में, दोनों नलियों के व्यास में चेंज है। अब हम क्या देखेंगे? जैसे ही हम पानी डालते हैं तो हम क्या देखेंगे कि जो गुब्बारे हैं दोनों ही समान आकार में फूले हैं, कोई सा गुब्बारा छोटा या बड़ा नहीं है। अब ये इनके व्यास तो अलग अलग था, इनका परिधि ट्यूब्स की अलग अलग है, फिर ये दोनों गुब्बारे समान आकार में क्यों फूले हैं? इनमें कुछ परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? उसको हम आगे देखते हैं कि पाइपों में जो जल का भार गुब्बारों में फैलाव के लिए उत्तरदायी है, ना कि उनका पाइप का व्यास। क्या इससे क्या निष्कर्ष निकला? कि पाइप में जो जल का भार है वह गुब्बारों में फैलाव के लिए उत्तरदायी हो रहा है, ना कि उसका व्यास। इस स्थिति में जल स्तंभ इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे जल स्तंभ दाब काम कर रहा है,
यह जल स्तंभ द्वारा डाला गया दाब के द्वारा ही वह गुब्बारे फूल जा रहे हैं। जल स्तंभ दाब से क्या मतलब होगा, जो ये जो पाइप लिए हुए हैं इनकी जो लंबाई है उसमें जो पानी भरा हुआ है लंबाई में, वह जो दाब उत्पन्न करेगा वह कहलाएगा जल स्तंभ दाब। अब इस केस में यहाँ पे जल स्तंभ की जो लंबाई है वह समान है, तो दोनों में जल स्तंभ दाब भी समान होगा। अतः पाइपों का असमान व्यास होते हुए भी समान ऊंचाई का जल स्तंभ, कैसी ऊंचाई का जल स्तंभ में हमने देखा लंबाई समान है व्यास अलग है, पर यह समान ऊंचाई का जल स्तंभ भी गुब्बारों में समान फैलाव उत्पन्न करता है। यहाँ पर व्यास से फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे किससे फर्क पड़ रहा है, जल स्तंभ दाब से। अब क्या करें हम, इसको और श्योर करने के लिए, इसको और कंफर्म करने के लिए अब हम ऐसा अरेंजमेंट लगाएं जिसमें जल का जो रेशो है, जो जल भरा है हमने पाइपों में, वह अलग अलग भरा हो। ठीक है, इसमें क पाइप में हमने जल थोड़ा कम भरा, यहाँ तक भरा है, और जो ये ख पाइप है इसमें जल हमने ऊपर तक भरा। अब हम इसमें क्या नोटिस करेंगे कि जो ख पाइप है उसका बलून, उसका गुब्बारा ज्यादा बड़ा फूला है क के कंपैरिजन में। इसका क्या कारण है, क्योंकि इस ख पाइप में अधिक जल है, तो इसका जो दाब होगा वह भी अधिक होगा, जिसके कारण कि यह बलून जो नीचे गुब्बारा लगा हुआ है यह ज्यादा फैल जाएगा। जल स्तंभ की अधिक ऊंचाई गुब्बारों में अधिक फैलाव उत्पन्न कर रही है इसमें, क्योंकि यहाँ पे जल स्तंभ का दाब भी ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे पानी ज्यादा दूरी तक भरा हुआ है। हम इस प्रैक्टिकल में क्या नोटिस करते हैं कि गुब्बारे का फैलाव जल स्तंभ में वृद्धि के साथ साथ बढ़ता है। इस प्रकार पाइप में जल स्तंभ की ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे पाइप के तल पर दाब में वृद्धि होती जाती। किस में वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे पाइप के तल में, जो यहाँ पर है वहां पे दाब में वृद्धि होती जा रही है। यहाँ दाब में वृद्धि होती जा रही है तो बलून में ज्यादा पानी भरेगा, ज्यादा फैलाव बढ़ेगा। अतः हम कह सकते हैं कि एक पात्र में द्रव द्वारा लगाया गया दाब द्रव स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। ठीक है, ये दोनों प्रैक्टिकलों से, प्रयोग से हमने यह देख लिया कि किसी भी पात्र में द्रव के द्वारा लगाया गया दाब किस पे निर्भर करेगा, वह दाब द्रव स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, ना कि उस पाइप के या उस पात्र के व्यास पे। यही कारण है कि हम जल की टंकियों को एक निश्चित ऊंचाई पर रखा जाता है, जिससे नलों में जल का प्रेशर क्या ज्यादा आ सके, क्योंकि ऊंचाई पे रखने पे वही जल स्तंभ ज्यादा हो गया, जल स्तंभ की लंबाई ज्यादा होगी तो दाब ज्यादा पड़ेगा। अब दाब बढ़ गया है तो परिणाम स्वरूप नल में जो जल की धारा होगी वह तीव्र हो जाएगी, जो नल से जो जल आ रहा है उसका प्रेशर ज्यादा रहेगा। मान लीजिए कि आप 3 मंजिले भवन में रहते हैं, ठीक है, उसमें से द्वितीय तल वाले तल पर आप रहते हैं और जल की टंकी कहाँ पर है, तीसरे तल पर है, तीसरे तल की भी छत पर रखी हुई है। तो अब आप बताए, अब सोचिए कि जल का जो प्रेशर है वह किसे ज्यादा मिलेगा, अधिक प्रवाह किसे प्राप्त होगा जल का, जो द्वितीय मंजिल पे रह रहे हैं उसे या जो प्रथम तल पे रह रहे हैं उसे। जो प्रथम तल पे रहेगा उसे ज्यादा प्रवाह, उसे ज्यादा जल का प्रवाह नलों से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो जल स्तंभ है उसकी लंबाई सबसे ज्यादा होगी प्रथम तल पे, तो यहाँ पे दाब ज्यादा होगा जल का, इसीलिए यहाँ पे नल से जो पानी निकल रहा है उसका प्रवाह भी ज्यादा होगा। अगला प्रैक्टिकल हम एक और देखते हैं। क्या द्रव पात्र की दीवारों पर भी दबाव डाल सकते हैं, हम इसको अब एक और प्रैक्टिकल के द्वारा देखेंगे। एक बॉटल ली है जो कि यूज्ड है, उसमें हमने कुछ छिद्र कर रखे हैं और ये इसमें जल भरा हुआ है।
ठीक है। एक उपयोग की हुई प्लास्टिक की बोतल लेते हैं और उसके ढक्कन को हमने अब हटा दिया है। एक कील या सुई की सहायता से बोतल के तल के समीप हम कई पार्श्व तल करते हैं, मतलब छेद करते हैं, मतलब इन जगहों पे छेद करेंगे, नीचे छेद नहीं करना है, पार्श्व में उसके जो साइड का दीवारें हैं उसमें नीचे की साइड पे हमको छेद करना है। ध्यान यह रहे कि सभी छिद्र तल से समान ऊंचाई पर हो। ये जो यहाँ पे छिद्र बने हैं ये एक समान होने चाहिए। एक ऐसा नहीं कि एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, नहीं, इनकी सबकी ऊंचाई एक समान होना चाहिए। चिपकाने वाली टेप की सहायता से छिद्रों को अब हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और बोतल को अब हमने जल से भर दिया। अब एक ही समय पर सभी छिद्रों से क्या करेंगे, हम टेप को हटाएंगे। तो हम क्या देखेंगे कि बोतल के सभी पार्श्व छिद्रों से जल बाहर की ओर बह रहा है। ऐसा कैसे हुआ? तो इससे यह पता चल रहा है कि जल पात्र की दीवारों पर दाब डालता है। अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि द्रव केवल पात्र के तल पर ही दाब नहीं डालता, वह पात्र की दीवारों पर भी दाब डालता है। वस्तुतः क्या बोला जा सकता है कि द्रव सभी दिशाओं में दाब डालता है। ठीक है, तल में तो डाल ही रहा था, अब हमने देखा कि साइड की दीवारों में भी डाल रहा है, तो हम यह बोल सकते हैं कि द्रव सभी दिशाओं में दाब डालता है। कभी कभी हमने क्या देखा है कि जल के पाइप के छिद्रों से अथवा रिसाव वाले जोड़ों से जल की प्रबल धारा फव्वारे के रूप में निकलती है। कैसी धारा निकलती है? प्रबल धारा। क्या होता है कि जो हमारे घर में उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, पानी भरने के लिए अगर पाइप का प्रयोग किया जाता है, या पौधों में पानी देने के लिए अगर पाइप का प्रयोग किया जाता है, तो जिस जगह पे से वो पाइप कटे हैं ना, या जोड़ लगा हुआ है, या थोड़े बहुत कट लग गया है, वहां से बहुत तेजी से पानी बाहर आएगा। जितना तो वो नल के एंड पॉइंट से भी नहीं आ रहा होगा, उतना ज्यादा वो उस फोर्स से, उतने ज्यादा तेज प्रवाह से उस कट से बाहर निकलता है। उसका क्या कारण है? उसका कारण है जल के द्वारा पाइप की दीवारों पर लगाया गया दाब ही है। ठीक है, इसका कारण वही है कि जल उसकी दीवारों पर दबाव लगा रहा है, जहां उसे जगह मिली, जो दीवार कटी हुई दिख रही है, मिली उसे, वहां से वह बहुत तेज प्रवाह के साथ बाहर आ गया है। यहाँ पे एक फैक्ट दिया हुआ है, बांध दिया हुआ है, जिसमें बताया गया है कि बांध की दीवारों का आधार उसके ऊपरी भाग से अधिक चौड़ा होता है। ठीक है, बांध का जो आधार होता है वह उसकी चौड़ाई ज्यादा होती है। यहाँ जो नीचे बना होगा, नीचे वाला हिस्सा, यह चौड़ाई में ज्यादा होगा कंपैरेटिवली उसके ऊपर वाले पोर्शन के। ऐसा क्यों होता है? चौड़ा आधार न केवल बांध की संरचना में अपितु तल के समीप क्षैतिज दल के दाब को सहन करने में भी सहायता करता है। यहाँ पे जो तल वाला पोर्शन है, यहाँ पे एक क्षैतिज बल भी लगता है, पानी के द्वारा जो कि लगाया जाता है। जल के द्वारा कौन सा यहाँ पे बल लगाया जाएगा? क्षैतिज बल। तो अगर यहाँ पे इसका आधार चौड़ा रखेंगे तो वह यह क्षैतिज बल को भी सह पाएगा, इसलिए इसका आधार चौड़ा बनाया जाता है। बांध में एकत्रित जल बांध की दीवारों पर क्षैतिज रूप से तथा जल स्तर की ऊंचाई के कारण बांध के तल पर ऊर्ध्वाधर रूप से दाब डालता है। ठीक है, एक तो इस पर डायरेक्ट जल का क्षैतिज दाब आ गया, अब इसके ऊपर ऊर्ध्वाधर बल भी आएगा, ऊर्ध्वाधर बल भी पड़ेगा। किस पे? जो बांध की दीवार है उसके तल पे। इसीलिए इसको चौड़ा बनाया जाता है कि जो ये ऊर्ध्वाधर दाब पड़ रहा है वह उसको भी सहन कर सके। और ये ऊर्ध्वाधर बल किसके कारण पड़ रहा है? ऊर्ध्वाधर बल पड़ रहा है जल स्तर की ऊंचाई के कारण। जो जल ऊपर तक गया है उससे वह इतना ऊंचा पानी यहाँ तक भरा हुआ है अगर डैम में, तो वह एक ऊर्ध्वाधर प्रेशर भी, ऊर्ध्वाधर दाब भी डालता है। दाब क्षैतिज रूप से कार्य करता है और यह तल के पास अधिक होता है। अतः बांध का आधार इसीलिए चौड़ा बनाया जाता है ताकि
वह जल द्वारा लगने वाले दाब को सुगमता पूर्वक वहन कर सके। मतलब किसी बांध में, जो बांध की दीवार होती है, वहां सबसे ज्यादा दाब जल के द्वारा कहाँ पे लगाया जाता है, उसके सबसे जो नीचे वाला पोर्शन होता है, उसके जो तल होता है उस पे लगाया जाता है। इसीलिए जो उसका तल बनाएंगे, जो बेस बनना शुरू होता है उस दीवार का, वह चौड़ा होता है, ताकि वह जितने भी प्रकार के दाब लग रहे हैं जल के द्वारा, वह चाहे क्षैतिज दाब हो या ऊर्ध्वाधर दाब हो, वह सभी दाबों को सहन कर सके और बांध को सुरक्षित रख सके। आगे हम देखेंगे वायु भी दाब आरोपित करती है क्या। अभी तक हमने क्या देखा कि जल के द्वारा दाब, अब हम यहाँ आगे देखेंगे वायु के द्वारा दाब। हमें यह पता है कि हमारे चारों ओर वायु विद्यमान है। पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को क्या बोला जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का आवरण बना हुआ है उससे बोला जाता है वायुमंडल। वायुमंडल में क्या क्या प्रेजेंट है, बहुत सारी गैसें प्रेजेंट है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, और भी कुछ गैसें हैं जो ट्रेसेस अमाउंट में अवेलेबल होती है। पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक वायुमंडल विस्तारित रहता है। एक क्रियाकलाप के द्वारा हम पता लगाते हैं कि वायुमंडल किस प्रकार दाब को आरोपित करता है। इसमें क्या किया हमने, एक कागज की प्लेट लेते हैं, ठीक है, ये कागज की प्लेट है, ये कागज की प्लेट। अब यहाँ पे एक होल करते हैं छोटा, ऐसा होल करेंगे जो हम, ये जो छड़ी हमारे पास जिस साइज की होगी उस साइज का हम होल करेंगे। बेसिकली एक टेबल के ऊपर हमने एक पेपर की, कागज की प्लेट को हमने पलट के रख दिया है, ठीक है, उसमें हमने होल किया है उस साइज का, जिस साइज जितनी है ये छड़ी की मोटाई है, उस कागज की प्लेट में हम उस छड़ी को फंसा के रख देंगे, तो ये इस तरह का अरेंजमेंट हमारा रेडी हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसके बाद एक फिक्स साइज का हम पेपर लेंगे, 2 पेपर लेंगे हम, चार्ट पेपर समझ लीजिए। फिर उसको क्या करेंगे, उस चार्ट पेपर को हम, उसके भी केंद्र में हम एक छेद बना लेंगे। चार्ट पेपर लिए हमने 2 लिए, ठीक है, 2 चार्ट पेपर लिए, उसके भी सेंटर में हमने होल कर लिया, छेद कर लिया। किस साइज का छेद कर लिया, कि वो उस छड़ में चले जाए। बहुत बड़ा नहीं करना है हमको, उतना ही छेद रखना है कि वह छेद उस छड़ में आराम से चली जाए। अब क्या करेंगे हम, उसमें से जो एक पत्रक है उसको फोल्ड कर लेंगे हम, ठीक है, हमने पत्रक को फोल्ड कर लिया। छेद पहले नहीं करना है, सॉरी मैंने गलत बता दिया, छेद हमको पहले नहीं करना है एक पत्रक में। उसको पहले फोल्ड करेंगे, आधा कर लिया, फिर उसमें हमने छेद किया। अब क्या करेंगे, उस ये जो हमने कागज तैयार किया है नया, उसको भी हम, जो हमने हमारा अरेंजमेंट तैयार किया था एक छड़ में उल्टी रखी हुई कागज की प्लेट, उसमें अब हम उस पेपर को भी डाल देंगे, जैसा कि ये पिक्चर में दिखा रहे हैं, ठीक है। ये फोल्ड करा हुआ पेपर है, यहाँ पे ये छिद्र है, ये पेपर है। कैसा पेपर है ये, फोल्डेड, जिसको हमने फोल्ड कर रखा है, जिसको हमने मोड़ रखा है। अब क्या करेंगे इसके बाद में, अब ये वाला अरेंजमेंट हमारा रेडी हो गया है, पेपर भी फंस गया है। अब हम इस छड़ की सहायता से इसे ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। छड़ की सहायता से हम इस जो प्लेट और पेपर का अरेंजमेंट हमारे पास रेडी है, इसे हम ऊपर उठाएंगे, और हमें ये फील करना है, ये अनुभव करना है, ये एनालिसिस करना है कि हमें कितना बल लग रहा है, या हम कितनी सफलता पूर्वक इस पेपर प्लेट को, जो छड़ में फंसी हुई है, उसको हम ऊपर उठा पा रहे हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब इस यहाँ पे जो हमने पेपर लगाया है जो फोल्डेड है, इस पेपर को हटा देंगे, और हम एक बिना मतलब बिना फोल्ड करा हुआ, हमने 2 पेपर लिए थे सेम साइज के, सेम टाइप के,
तो एक का काम हो गया। अब दूसरा पेपर लेंगे जिसको हमने फोल्ड नहीं कर रखा है और उसमें हमने पर छेद कर रखा है। अब इस पेपर को इस छड़ी में हम फंसा देंगे। ठीक है, यहाँ पे फंसा दिया छड़ी में हमने। अब फिर से हम कोशिश करेंगे उस छड़ को उठा करके कि पेपर और प्लेट साथ में ऊपर उठे, और अब हम यह अनुभव करेंगे, यह एनालिसिस करेंगे कि उठाने में हमको कितना बल अनुभव हो रहा है, लग रहा है, या दोनों में से, दोनों अरेंजमेंट में से, जिसमें एक फोल्डेड पेपर था और इसमें हमने फोल्ड करके पेपर नहीं रखा है, तो दोनों में से किस में हम सफलतापूर्वक प्लेट को ऊपर उठा पा रहे हैं, पेपर और प्लेट को ऊपर उठा पा रहे हैं। तो अब हमने क्या देखा, हमने यह अनुभव किया। हम ये वाला जब प्रैक्टिकल करेंगे तो हम यह एनालिसिस करेंगे कि जो फोल्डेड पेपर था, जिसमें हमने फोल्ड करके पेपर कागज लगा रखा था प्लेट के ऊपर, वह आसानी से उठ जाएगा, वह सुगमता पूर्वक ऊपर उठेगा। उसके कंपैरिजन में ये जो बिना फोल्ड करा हुआ पेपर वाला पेपर प्लेट का अरेंजमेंट में, यह कम सुगमता से ऊपर उठेगा। उसका कारण क्या रहेगा कि वहां पे पेपर का साइज छोटा हो गया जिसमें हमने फोल्ड किया हुआ है, मतलब कि उसका क्या कम हो गया, उसका क्षेत्रफल कम हो गया। यहाँ पे इसका क्षेत्रफल ज्यादा है। जब हम कागज की प्लेट को बिना तह किए हुए चार्ट पत्रक से ढकते हैं तो ढकने वाले पत्रक के क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। अतः उस कागज की प्लेट को उठाने के लिए हमें क्या जरूरत होगी, आवश्यक बल भी ज्यादा लगेगा। क्षेत्रफल हमने पढ़ा है कि एकांकी क्षेत्रफल में लगाया गया बल वही दाब होता है। ठीक है, तो एकांकी क्षेत्रफल में जो बल लग रहा है जितना, वही दाब बन जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम दोनों में क्यों डिफरेंस आ रहा है, सुगमता पूर्वक क्यों उठा पा रहे हैं एक और एक क्यों नहीं उठा पा रहे, क्योंकि जिस अरेंजमेंट में, जिस प्रयोग में यहाँ पे क्षेत्रफल ज्यादा है पेपर का, तो यहाँ पर बल भी ज्यादा लगेगा। ठीक है, यहाँ पे भार परिवर्तित नहीं हुआ है, पेपर का भार दोनों ही सिचुएशन में सेम रहेगा, एक जैसा रहेगा, सिर्फ उसका क्षेत्रफल परिवर्तित हुआ है। ढकने वाले पत्रक के ऊपर वायु दाब डालती है। इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि ढकने वाले पत्रक के ऊपर वायु दाब डालती है, जिससे कागज की प्लेट को उठाना कठिन हो जाता है। अब ये पेपर फोल्डेड है, अब यहाँ इतने एरिया में वायु दाब डालेगी, लेकिन यहाँ पे इस इतने, मतलब जस्ट डबल एरिया में वायु दाब डाल रही है। इसलिए इस वाले प्रयोग में जो पेपर और प्लेट है उसको उठाने में हमें ज्यादा बल का अनुभव होगा। अधिकांशतः यह बल ढकने वाले पत्रक के बढ़ते क्षेत्रफल के साथ साथ बढ़ता जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यही हुआ जो भी हमने डिस्कस करा कि वायु कागज की प्लेट पर दाब आरोपित करती है, जो कि ढकने वाले पत्रक के क्षेत्रफल के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। जैसा कि हमें पता है कि एकांकी क्षेत्रफल पे लगने वाला बल को हम क्या बोलते हैं, दाब कहते हैं। हमने भी पढ़ा है कि एकांकी क्षेत्रफल पे लगने वाले बल को क्या बोला जाएगा, दाब बोला जाएगा। हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वायु कागज पत्रक पर दाब आरोपित करती है। वस्तुतः वायु सभी वस्तुओं पर दाब आरोपित करती है। हमारे चारों ओर वायु द्वारा डाला गया यह दाब क्या कहलाता है, यह कहलाता है वायुमंडलीय दाब कहलाता है। ठीक है, हमने बात करी कि हमारे चारों ओर वायुमंडल है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी गैसें हैं। मतलब हर एक चीज के ऊपर, जी ये पेन है हमारे हाथ में, इसके ऊपर भी अभी वायु का दाब आ रहा है। इसे हम क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय दाब। इस पेन के ऊपर जो अभी वायु दाब डालेगी उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे वायुमंडलीय दाब। आगे देखेंगे, एक और प्रैक्टिकल दिया है। यहाँ पे एक लड़की को गुब्बारा फुलाते हुए दिखा रहे हैं। जब हमने नोटिस किया है कि जब हम गुब्बारे में वायु भरते हैं तो वह फूल जाता है। ठीक है, फूलने के साथ साथ वो क्या करेगा, अब उस गुब्बारे में पूरे में वायु भर गई है, तो ये जो वायु होगा ये गुब्बारे की सभी सतहों पर दाब डालेगी। ठीक है,
यहाँ पे जो वायु है वह गुब्बारे की यहाँ पे सभी सतह पर दाब आरोपित कर रही है, इसीलिए उसका आकार सभी दिशाओं में फैल रहा है। अब हम देखेंगे कि गुब्बारे से वायु, अगर हम उसके मुंह को छोड़ देते हैं, जहां से हम हवा डाल रहे हैं, वायु डाल रहे हैं, वहां छोड़ देंगे तो उससे हवा निकल जाती है बाहर। क्यों निकल जाती है? क्योंकि वायु सभी दिशाओं में दाब डाल रही है, तो जो जगह उसे खाली मिली वो वहां से बाहर निकल जाएगी। क्यों? उसका एक रीजन होता है कि गुब्बारे के अंदर अब वायु का दाब क्या हो गया? ज्यादा हो गया। ये गुब्बारा है, इसके अंदर वायु दाब ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में? वातावरण के वायु दाब से। तो यहाँ वायु के बाहर निकलने का एक कारण और होता है कि वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बढ़ती है। अब यहाँ पर ये उच्च दाब वाला एरिया हो गया, यहाँ पे ज्यादा दाब हो गया, यहाँ वातावरण में इसके कंपैरिजन में कम दाब हो गया। तो अब जैसे ही यहाँ पे से गैप मिलेगी तो वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आएगी। इसको हम आगे और अभी प्रैक्टिकल में देखेंगे, अच्छे से इसको और समझेंगे। मैंने यहाँ पे डायग्राम के साथ एक बार समझा दिया है कि क्या रीजन है कि वहां से वायु बाहर गुब्बारे में से निकलती है। यह एक रबड़ का चूसक चूषक दिया हुआ है, ठीक है, जो हम ऐसे रबड़ के वो लगाते हैं, चूषक चिपक जाते हैं जो टेबल पे, मिरर पे, ठीक है, ये वो दिया हुआ है। अब इसमें प्रैक्टिकल में क्या करना है, इसमें हम पहले वो देखते हैं। ये ले लिया हमने एक चूषक, उसके बाद उसको एक समतल सरफेस पे हम उसको चिपका देंगे। अब चिपका दिया, फिर अब इसे हम वापस से खींचने का प्रयास करते हैं। तो हमें पता है कि क्या होता है, इसे हम बाहर खींचने में हमें क्या होगी? हमें कठिनाई होती है। एकदम आसानी से अगर कोई पेन वहां पे रखा हुआ है और उसको उठाएंगे तो वो आसानी से उठ जाएगा, एज कंपेयर टू जो हम चूषक उस पे लगा देंगे उसके कंपैरिजन में। जब हम चूषक को दबाते हैं तो उसके कप एवं पृष्ठ के बीच में अधिकतम वायु बाहर निकल जाती। जैसे ही हमने उसको ऐसे फिक्स किया टेबल पे तो जो बीच अंदर की जो वायु है वो बाहर को निकल गई, क्योंकि हमने उसको दबाया तो वहां से वायु बाहर निकल जाती है। अब इस कंडीशन में क्या हो गया कि भीतर का जो वायु दाब है वो क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि वायु बाहर निकल गई, इसलिए उसके अंदर का जितना भी वातावरण है वहां पे क्या होगा? वायु का दाब कम हो जाएगा। इसीलिए चूषक सतह से आसानी से चिपकता है, क्योंकि चूषक की जो चारों ओर वायु दाब, इसी फोटो में देखते हैं हम, ठीक है, इसके अंदर हमने इसको दबा के लगाया तो जो इसके अंदर का एरिया है यहाँ पे क्या होगा? वायु दाब कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो इसकी एक बाहरी सतह है, जो इसका यह किनारा है, यहाँ पे वायु का दाब कैसा रहेगा? ज्यादा रहेगा। किसके कंपैरिजन में ज्यादा रहेगा? जो उसके अंदर वायु दाब है उसके कंपैरिजन में यहाँ पे क्या रहेगा? वायु दाब किनारे पे, उसकी सतह के किनारे पे चारों ओर वायु दाब ज्यादा रहेगा, ठीक है। इसी वजह से वह आसानी से ऊपर नहीं उठता है, इसी वजह से वह बाहर नहीं आता है। इसको हमको बाहर निकालने के लिए या ऊपर खींचने के लिए ज्यादा बल की जरूरत होती है। चूषक को सतह से खींचने के लिए लगने वाला जो बल होगा वह कैसा होना चाहिए? पर्याप्त होना चाहिए। कितना पर्याप्त होना चाहिए? कि जो दोनों चूषक के भीतर और उसके सतह परिधि पर जो दोनों बल में जो अंतर है वह उस सॉरी दाब में जो अंतर है वह उस बल को पार कर जाए, जिस उतना बल हमको लगाना पड़ेगा, तभी वह बाहर निकलेगा। चूषक के बाहर और भीतर के दाब के अंतर को पार किया जा सके। आगे देखेंगे, 15 सेंटीमीटर क्षेत्रफल पे वायु स्तंभ के द्वारा लगने वाला बल उस गुरुत्वीय बल के लगभग समान होता है जो 225 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर लगता है। दोनों
बलों की बात करी जा रही है यहाँ पे कि जो 225 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड पे जो गुरुत्वीय बल लगेगा, ये एक 225 किलोग्राम का पिंड है, उस पे जो गुरुत्वीय बल जितना लगेगा उतना ही कितना किसके द्वारा लगेगा, एक वायु स्तंभ के द्वारा लगने वाले बल के बराबर होता है। कितना है वो, 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, जिसका कि क्षेत्रफल हो। अब बताइए कि इतना भार होने के पश्चात भी हम इससे दबते क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब के समान है। हमारे शरीर के अंदर भी दाब है, हमारे शरीर के अंदर भी वायु का दाब होता है। यह जो हमारे शरीर के अंदर का दाब होता है वह बाहर के दाब को संतुलित करके रखता है, इसलिए हम इससे दबते नहीं है। हमने यहाँ क्या क्या देखा कि जो एक 225 किलोग्राम द्रव्यमान, इतनी भारी द्रव्यमान का एक पिंड है, उस पे जितना गुरुत्वीय बल लगेगा उतना ही बल एक 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वायु स्तंभ के द्वारा भी लगाया जाता है। सेम है, मतलब ये हमारे यहाँ पे भी बहुत बल है, वायु दाब, सॉरी। तो अब इतना वायु दाब लग रहा है तो हम दब क्यों नहीं रहे? हमको दब जाना चाहिए इस दाब से, क्योंकि हमारे शरीर में भी दाब होता है और वह शरीर का दाब बाहर के वायुमंडलीय दाब के समान होता है, वह संतुलित कर लेता है। हमारे शरीर के भीतर का जो दाब होता है वह शरीर के अंगों और ऊतकों में तरल पदार्थों व गैस की गति के कारण होता है। अब हमारे शरीर में दाब कैसे होगा? जो हमारे शरीर में ऊतक है, बहुत सारे तरल पदार्थ हैं या गैसेस उपस्थित हैं, उनमें जो गति होगी उनके कारण रहता है। एक जानकारी यहाँ पे दी गई है कि दाब का एसआई मात्रक, हमने कल देखा था, दाब का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और इसे हम किससे शो करते हैं? इसे हम पास्कल, कैसे लिखा जाएगा इसे? PA, पास्कल भी कहा जाता है। यद्यपि वायु दाब का प्रायोगिक मात्रक मिलीबार है, वायु दाब को हम जनरली मिलीबार MB से शो करते हैं, जो कि किसके बराबर होगा? एक मिलीबार बराबर होगा 100 पास्कल के। और वायु दाब को हेक्टोपास्कल में भी शो करते हैं, हेक्टो H और पास्कल। ये किसके बराबर होता है? ये 100 पास्कल के बराबर होता है। तो ये सारा एक है, लेकिन इनको अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से शो किया जाता है, जो कि हम आगे की कक्षाओं में आप और डिटेल से पढ़ेंगे। बेसिकली प्रायोगिक तौर पे हम इसको मिली बार के रूप में शो करते हैं। आगे देखेंगे पवन का बहना, ठीक है। किसी दिन हम क्या देखते हैं कि हवा बहुत, हम बोलते हैं आज तो हवा बहुत तेज चल रही है, किसी दिन नॉर्मल रहता है, किसी दिन हम बोलते हैं आज तो हवा ही नहीं चल रही है, बहुत गर्मी का अनुभव हो रहा है। तो क्या क्या होता है कि कभी कभी वायु बहुत तीव्र होती है या वायु मंद गति से होती है, कभी कभी वायु अत्यधिक तीव्र होकर आंधी या झंझावात में परिवर्तित हो जाती है। ये जो वायु की गति है, जब हम बोलते हैं कि आज हवा बहुत तेज चल रही है, आज हवा बहुत कम चल रही है, तो चलने से मतलब उसकी गति से होता है। तो जब यही वायु अत्यधिक तीव्र गति से नहीं, अत्यधिक तीव्र गति से बहुत ज्यादा तेजी से चलने लग जाती है, परिवर्तित हो जाएगी उसमें, तो वह क्या बन जाएगी? जिसे हम हमारी साधारण भाषा में बोलते हैं आज तो तूफान आया है, वहां पे तूफान आया है, पेड़ गिर गए, कहीं के शेड उड़ गए, तो हम उससे क्या बोलते हैं कि तूफान आ गया। और वह होता है आंधी झंझावात, उसको बोला जाता है आंधी झंझावात। जैसे कि हमने अभी देखा कि वायु से भरे हुए गुब्बारे को, मुंह को यदि खुला छोड़ दिया जाएगा तो गुब्बारे से वायु निकल जाती है। इसी प्रकार जब साइकिल की ट्यूब में छेद होता है या उसमें पंचर होता है तो वायु वहां से भी बाहर निकल जाती है, ठीक है, और ट्यूब पिचक जाती है।
इन दोनों घटनाओं का क्या कारण है, हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बात करी कि गुब्बारे में से वायु बाहर क्यों निकल रही है। उसी प्रकार साइकिल की ट्यूब में अगर छेद हो गया है तो साइकिल की ट्यूब से हवा बाहर क्यों आ रही, अंदर क्यों नहीं चली गई, छेद में से तो अंदर भी जा सकती थी। क्योंकि हम यह बोल रहे हैं कि वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, ठीक है। तो वायु अब उच्च दाब कहाँ होगा, ऑब्वियसली जो हमारे आसपास के वातावरण से ज्यादा किसके अंदर है, गुब्बारे में है और साइकिल की ट्यूब में है, इसीलिए इनके छेदों से वायु बाहर की ओर निकल जाती है। ये उच्च दाब से बाहर वातावरण में जो निम्न दाब होता है उसकी ओर बढ़ती है। साइकिल की ट्यूब में उच्च दाब, बाहर के वातावरण में निम्न दाब। तो इस प्रकार वायु प्रवाहित होती है। आगे देखेंगे, क्या यही वायु दाब में अंतर ही पवन चलने का कारण होता है या झंझावात का कारण होता है? तो हाँ, यही कारण होता है। एक प्रयोग के द्वारा हम देखेंगे। हमको क्या करना है, दो बलून लेने हैं, सेम टाइप के दो बलून लीजिए, ठीक है। अब एक स्ट्रॉ लीजिए, एक बिना फूले हुए बलून, जो बलून हमने लिया उसमें से एक को फुलाना नहीं है, उसके अंदर हमको स्ट्रॉ फिक्स कर देनी है उसके मुंह पर, और उसको हमको उसके मुंह को अच्छे से टाइट कर देना है। या तो आप रबड़ का प्रयोग करिए या धागे से लपेट दीजिए, फिर उसको फिक्स कर दीजिए। अब हमारे पास एक और बलून बचा है, एक और गुब्बारा बचा है जिसको हम फुलाते हैं। अब हमने वो गुब्बारा फुलाया, फुला के अब हम उसको, जो हमारी एक स्ट्रॉ, हमने स्ट्रॉ ली थी उसके एक सिरे पे तो बिना फूला हुआ गुब्बारा है, अब दूसरे सिरे पे हमने वो फूले हुए गुब्बारे को बिल्कुल सावधानी पूर्वक फिक्स कर दिया है, गुब्बारे की हवा भी ना बाहर निकले। साथ ही साथ जो यह सिरा है गुब्बारे का, यहाँ पे हम इसको एक रबड़ या धागे से इनको पैक कर देंगे ताकि यहाँ से कहीं वायु लीक ना हो। अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया हमने। हम क्या देख रहे हैं कि ये जो बिना फूला हुआ गुब्बारा था यह अब फूल गया है, मतलब कि वायु इस गुब्बारे से इस गुब्बारे में गई है। और इसके जाने का कारण वही है कि वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित हुई है। अब एक और क्वेश्चन, क्या बस इस स्टेज पे आके ये रुक गया, बलून यहाँ पे रुक जाएगा? नहीं, ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक यहाँ पे दोनों के ये जो दाब है ना ये बराबर ना हो जाए एक दूसरे के। जैसे ही दोनों गुब्बारों में वायु का दाब समान हो गया, वायु का प्रवाह होना बंद हो जाएगा और ये लगभग लगभग बराबर आकार में आके रुकेगा। यही प्रयोग दिया है ये पूरा, यही जो हमने प्रयोग की बात करी वही पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। जब दोनों गुब्बारे में वायु का दाब समान हो जाता है तो वायु का प्रवाह क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा और गुब्बारों का आकार लगभग समान हो जाता है। इससे ही वापस से यही सिद्ध हुआ कि उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु प्रवाहित होती है, ठीक है। अब इस निष्कर्ष को हम एक और बात से जोड़ सकते हैं। एक और हमने प्रयोग किया था या हमने एक और अध्ययन किया था जिसमें हमने पढ़ा था समुद्र समीर और स्थल समीर के बारे में। हमने पढ़ा था समुद्र समीर और स्थल समीर के बारे में और उनकी हवाओं की चलने की दिशा के बारे में पढ़ा था। हम कक्षा 7 में पढ़ा था ये ना, हाँ। तो फिर हमने क्या उसमें देखा था कि जो दिन के समय था, दिन के समय में क्या होता है, सूर्य की गर्मी से जल का तापमान कम होगा किसके कंपैरिजन में, स्थल के तापमान के। ये कब की बात है, ये बात है दिन के समय में, ठीक है, दिन में। यहाँ पे जल का तापमान कम है स्थल के तापमान के कंपैरिजन में, ठीक है। अब स्थल के आसपास यहाँ पे वातावरण है, मतलब कि ये वायु है पूरी। क्योंकि यहाँ ये स्थल गर्म हो गया है ज्यादा,
तो अब यहाँ की वायु शुष्क हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, गर्म हुई वायु हल्की हो गई, अब वह यहाँ की वायु ऊपर की तरफ चली गई। तो इस समय अगर यह समुद्र के किनारे की स्थिति है, ठीक है, समुद्र किनारे पे, तो अब इस समय क्या होगा, यहाँ की वायु जो हल्की होके ऊपर चली गई है, इस एट द टाइम सेम टाइम पे यहाँ पे वायु का दाब कम हो गया, क्योंकि यहाँ वायु कम हो गई और यहाँ जल में वायु, जल के ऊपर वाले वातावरण में वायु ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। मतलब यहाँ पे अब कैसा सीन बन गया, यहाँ पे बन गया, यहाँ पर समुद्र के ऊपर कैसा दाब है, वायु का उच्च दाब, और स्थल के यहाँ पे कैसा दाब है, निम्न दाब, निम्न दाब है। तो हमने अभी पढ़ा कि वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, तो जैसे ही यहाँ पे यह गर्म हवा ऊपर उठी, यहाँ का दाब कम हुआ, समुद्र के ऊपर की वायु निम्न दाब वाले क्षेत्र मतलब स्थल के ऊपर आ जाएगी। यह हमें कैसी फील होती है, ठंडी फील होती है, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है समुद्र समीर। अब रात के समय में क्या होगा, रात के समय में जस्ट अपोजिट होगा। रात में क्या हुआ, ये समुद्र है और ये स्थल है। अब जिस तरह से स्थल में ये गर्म जल्दी हो जाता था, उसी प्रकार से ये अब ठंडा जल्दी हो गया रात में, और समुद्र का पानी अभी गर्म है। तो अब यहाँ की हवा गर्म है जो कि ऊपर उड़ गई है, और यहाँ पे अब वायु का दाब कम हो गया है। यहाँ की ठंडी हवा या हवा इधर प्रवाहित हो जाती है, तो यह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आ जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार यह यहाँ पे एक और उदाहरण दिया हुआ है कि वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। दिन के समय जल की तुलना में स्थल तीव्रता से गर्म होता है, जो अभी हमने यहाँ पे समझा, जिससे स्थल के ऊपर की वायु क्या होती है, गर्म होती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। यहाँ पे कैसा क्षेत्र बन गया, निम्न दाब का। तो वायु समुद्र के उच्च दाब वाले क्षेत्र से स्थल पर बने निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है, जिससे क्या होता है, समुद्र समीर होता है। और इसी के जस्ट अपोजिट रात में जल क्या होता है, अधिक गर्म होता है। अभी हमने पूरा इसको समझा। तो अब क्या उत्पन्न होगी, स्थल समीर होगी, वायु चलेगी थल से समुद्र की ओर। रात्रि में स्थल के ऊपर के वातावरण का दाब ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, समुद्र के ऊपर के कंपैरिजन में। तो जो स्थल, कहने का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि जो स्थल समीर और समुद्र समीर बन रही है, उसका भी एक कारण क्या है कि हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है। आगे एक और प्रैक्टिकल दिया हुआ है कि तीव्रगामी पवन से वायु दाब घट जाता है। क्या बहुत तीव्रगामी अगर पवन चल रही है तो क्या वायु दाब घटेगा उस जगह का? तो क्या करेंगे हम उसके लिए, दो गुब्बारे लेंगे समान टाइप के, उनको समान तरीके से फुलाएंगे और एक छड़ पे धागे की सहायता से बांध देंगे। अब यहाँ पे ये गुब्बारे लटक रहे हैं और इन दो गुब्बारों के बीच में हम यहाँ पे फूंक मारते हैं। दो गुब्बारे हमारे हाथ में इस तरह से, और ये जो बीच में स्पेस है यहाँ पे हम फूंक मारेंगे। फूंक मारी तो क्या होगा, अब जो जिस एरिया पे हमने गुब्बारों के बीच के जिस एरिया में हमने फूंक मारी है, उस एरिया में वायु का दाब है वह कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इस एरिया में यहाँ पे वायु का दाब क्या हो गया, कम हो गया। कब, फूंक मारने पर वायु दाब कम हो गया। जैसे ही यह प्रक्रिया हुई तो हम क्या नोटिस करेंगे कि ये जो दोनों गुब्बारे हैं ये दोनों अंदर की ओर आएंगे, गति करेंगे, मतलब एक दूसरे के पास, एक दूसरे की ओर गति करेंगे, अंदर की ओर गति करेंगे। बेसिकली उस एरिया में गति करेंगे, उस क्षेत्र में
जहां पे हमारी फूक के द्वारा वायु दाब कम हो गया है। ठीक है, तो इससे क्या पता चला हमें, हमने क्या बोला था कि क्या पवन की तीव्रता, मतलब हमने फूक मारी, तीव्रता बढ़ी, तो वायु के गमन को प्रवाहित करती है। तो यहाँ पे अब हमको पता चल गया है कि गुब्बारों के बीच में फूक मारने से निम्न दाब वाला क्षेत्र बन गया। तो और जो गुब्बारे के चारों ओर कैसा वो है, वायु का दाब अधिक है, वह अधिक दाब उन्हें एक दूसरे की ओर धकेलता है। कि अधिक वेग से फूंक मारने से गुब्बारे भी अधिक वेग से एक दूसरे की ओर बढ़ेंगे। जितनी तेज हम फूंक मारेंगे वो गुब्बारे उतनी तेजी से एक दूसरे के पास आएंगे। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि तीव्रगामी पवन से वायुदाब घट जाता है, क्योंकि हमने देखा, हमने फूंक मारी, वायुदाब घटा उस क्षेत्र का, लेकिन जो गुब्बारे के आसपास साइड में वायुदाब ज्यादा था, उस वायुदाब ने गुब्बारे को धकेला, तो गुब्बारे ने अंदर की ओर गति करी। आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि जब जब तीव्रगामी पवन घरों के ऊपर से प्रवाहित होती है, जब हवा बहुत तेज चलती है, तो वहां कैसा क्षेत्र बन जाएगा, निम्न दाब का क्षेत्र बन जाएगा। क्योंकि अभी हमने देखा तीव्रगामी पवन दाब को कम करती है, उससे क्या होगा, उसके फलस्वरूप क्या होता है, अगर तीव्रगामी पवन किसी घरों के छत के ऊपर से जा रही है, बेसिकली जो घर छज्जे वाले होते हैं या शेड से बने हुए होते हैं, टीन शेड के बने होते हैं, पतरे लगे होते हैं, तो दाब तो सभी छत छत के ऊपर कम होगा, लेकिन उससे क्या अफेक्ट पड़ रहा है वो सिर्फ छज्जे वाले घरों में या पतरे वाले घरों में ही पता चलता है। तो अब उससे क्या होगा कि घरों की छतों के ऊपर वायु दाब उस घर के भीतर के वायु दाब से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि ऊपर हवा चली तेज, हवा चली तो वहां का वायु दाब क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन घर के अंदर का वायु दाब ऊपर के वायु दाब से ज्यादा है। यदि वायु दाब का अंतर अधिक हो जाएगा तो क्या होता है, क्षतिग्रस्त है, क्षतिग्रस्त हो जाती है छतें, या वो उड़ भी सकती है, जैसे कि इस पिक्चर में बताया है। ठीक है, ये छज्जे वाला घर है, यहाँ पे बहुत तेज हवा चल रही है, दिख रहा है हमको, पेड़ उड़ रहे हैं इधर, सब बहुत तेज हवा चल रही है इस साइड। तो यहाँ पे अब कैसा दाब हो गया, यहाँ पे ऊपर इधर दाब हो जाएगा निम्न दाब, वायु का निम्न दाब। अब साथ ही साथ इस घर के दरवाजे और खिड़कियां भी बंद है, तो इसके अंदर की हवा अंदर ही है, तो यहाँ पे अब इस घर के अंदर कैसा दाब हो जाएगा, वायु का उच्च उच्च वायु दाब हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ उच्च दाब है या निम्न दाब है, तो यहाँ से यहाँ ऊपर की साइड भी प्रेशर जाएगा, और इसी के कारण ये जो दोनों के बीच में डिफरेंस दाब का बढ़ गया है, यहाँ जो ये छज्जा होता है ये उड़ जाते हैं। अब इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी तो हवा तेज चल रही है, ये भी छज्जे का घर है, पर यह क्यों नहीं उड़ा, छज्जा क्यों नहीं उड़ा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे खिड़की खुली हुई है, दरवाजा भी खुला हुआ है, तो यहाँ जो दाब में परिवर्तन आया, निम्न दाब हो गया। ठीक है, हवा चलने से, तेज हवा चलने से। यहाँ भी अंदर पहले यहाँ तो उच्च दाब था, लेकिन जैसे ही खिड़की दरवाजे खुले, यहाँ पे भी हवा चलेगी, हवा का प्रवाह होगा, तो यहाँ पे भी दाब पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगा, और यहाँ घर के अंदर के वायु दाब में और छत के ऊपर के वायु दाब में जो डिफरेंस है, दो अंतर है दोनों दाबों के बीच में, वो बहुत कम रह जाएगा, जिससे कि क्या होगा कि ये छज्जा उड़ेगा नहीं। इसीलिए छज्जे वाले घरों में जनरली गांव में बोला जाता है कि जब बहुत ज्यादा तेज हवा आंधी हो तो खिड़कियां खुले रखने की कोशिश करी जाती है, ताकि यह दाब अधिक न बढ़े, दाब में अंतर अधिक न बढ़े और छज्जे उड़ने जैसी स्थिति न बने। हमने यह अनुभव किया है कि झंझावातों के समय जब पवन की गति तीव्र होती है, तो कभी कभी वह गर्जन एवं तड़ित के साथ आती है। हमने देखा है कि कभी कभी झंझावात, आंधी तूफान जब हम बोलते हैं, बेसिकली हमारे लिए आंधी तूफान से मतलब ही वही होता है
तेज हवा चली, ठीक है, गरजन की आवाज हो रही है, और तड़ित, तड़ित मतलब हमारी सामान्य भाषा में बोला जाता है बिजली का चमकना। यह कैसे होता है झंझावात के समय पे ही, तो हम इसको एक और प्रैक्टिकल के द्वारा आगे देखेंगे। जैसे कि वर्षा ऋतु में होता है, बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, तो वो तड़ित और गर्जन होती है जो झंझावात के साथ होती है। इसमें क्या होता है कि जब स्थल गर्म होता है, ठीक है, जब स्थल गर्म है उस समय गर्म और आर्द्र वायु हल्की हो जाएगी और ऊपर की ओर उठती है, जिससे निम्न दाब का क्षेत्र बन गया। नीचे जहां से वायु उठ के ऊपर गई वहां कैसा क्षेत्र बन गया, अब निम्न दाब का क्षेत्र बन गया। और आसपास के उच्च दाब क्षेत्र से ठंडी हवा कहाँ आएगी, अब निम्न दाब क्षेत्र की ओर आएगी। यह वायु पुनः गर्म हो जाती है और ऊपर उठती है। यह एक वायु चक्रण की यह प्रक्रिया बन जाती है जो सतत रूप से चलती रहती है। जैसे ही ऊपरीगामी वायु, मतलब जैसे ही जो वायु ऊपर की साइड गई है वह ठंडी होती है और वहां पर संघनन होता है, ठीक है, संघनन की प्रक्रिया हुई तो वो संघनन होके क्या बन जाएगा, जल चक्र में हमने पढ़ा है जल की बूंदें बन जाती है, जिससे कि बादल बनते हैं और जल की छोटी छोटी बूंदें मिलकर भारी बूंदें बन जाती है, जो बाद में किस रूप में, वर्षा या ओले के रूप में पृथ्वी पे गिरती है। कुछ निश्चित परिस्थितियों के अंतर्गत गर्म वायु बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाती है, तो वहां का कम तापमान के कारण जल की बूंदें हिम कणों में परिवर्तित हो जाती। जो स्नोफॉल होता है उसके बारे में बताया जा रहा है। ये कब होता है, जब गर्म हवा ज्यादा हाइट पे पहुंच जाएगी और वहां ऑलरेडी कम तापमान है, तो उसके कारण जब संघनन होगा तो वो जो जल की बूंदें हैं वह क्या बन जाती है, वह हिम कणों में बन जाती है और फिर क्या होता है, स्नोफॉल होता है। यहाँ पे उसी बात जो भी हमने डिस्कस किया है यहाँ पे एक डायग्राम में बताया गया है। स्थल है हमारा, ये स्थल है, ठीक है, मान लिया कि ये है स्थल। अब यहाँ ये गर्म वातावरण है, हवा गर्म हुई यहाँ की और ये ऊपर को चली गई हल्की होके। फिर आसपास की ठंडी हवा, यहाँ पे अब दाब कम हो गया है, निम्न दाब हो गया, तो उच्च दाब से हवा वापस से निम्न दाब वाले क्षेत्र में आएगी। उच्च दाब से वायु कहाँ आ गई है, निम्न दाब की ओर आ गई है। फिर से यह हवा गर्म होके ऊपर चली जाएगी, फिर किसी उच्च दाब वाले क्षेत्र से हवा निम्न दाब में आएगी, फिर वह गर्म होके ऊपर चली जाएगी। यहाँ पे फिर क्या होगा, यह यहाँ पर ठंडी होगी और संघनन की प्रक्रिया होती है। यहाँ पर संघनन की प्रक्रिया होगी। इस संघनन की प्रक्रिया के द्वारा ही जल की बूंदें बनती हैं, छोटी छोटी जल की बूंदें मिलकर बड़ी जल की बूंदें बनती है जो वर्षा या ओले के रूप में पृथ्वी पर गिरती है। अब क्या होगा कि ऊर्ध्वगामी और अधोगामी तीव्र पवन जल की बूंदों एवं हिम के कणों के मध्य घर्षण को सरल बना देती है। ये जो हवा का वायु का पुनर्चक्रण चल रहा है, जो ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, इनका क्या, ये एक जरूरी कार्य भी करती है। क्या वो कार्य होता है कि वो जल की बूंदों और हिम के बीच में जो घर्षण होगा उस घर्षण को यह कम करती है। अब हमें पता है कि घर्षण क्या होता है, दो वस्तु की सतहों के आपस में टकराने से घर्षण होता है। जब दो वस्तुएं घर्षण करती हैं तो वह कैसी हो जाती है, आवेशित हो जाती है। जब तीव्रता से ऊर्ध्वगामी और अधोगामी वायु प्रवाहित होती है तो एक दूसरे के विरुद्ध घर्षण करने पर बादलों में स्थिर वैद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है। जब वायु तीव्रता से ऊपर और नीचे आएगी तो क्या होगा, यहाँ पे जो बादल है इसमें आवेश उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। जो धन आवेश होगा वो बादलों के ऊपरी हिस्से में हो जाएगा और जो ऋण आवेश होगा वो बादलों के निचले हिस्से में हो जाएगा। अब ऋण आवेश नीचे आ गया बादलों के निचले हिस्से पे,
तो ऋण आवेश या किसी भी आवेश की क्या प्रकृति होती है कि वह उसके जो नियरेस्ट वातावरण होगा, उसके जो पास में वातावरण होगा, उसे वह उसके अपोजिट आवेशित कर देगा। जैसे ये ऋण आवेशित है तो इसके पास के वातावरण में कैसा आवेश हो जाएगा, यहाँ पे ये पूरा पॉजिटिव आयन हो जाएगा। अब वायु प्रायः कैसी होती है, यह होती है विद्युत इनका नेचर होता है। हमने पढ़ा है सुचालक और कुचालक में, कुचालक होती है वायु। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब यह आवेश अधिकता में निर्मित हो जाता है, यहाँ पे जब वातावरण में बादलों में आवेश बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वायु जो अपना विद्युत रोधी गुण होता है उसे समाप्त कर देती है, उसका वायु का विद्युत रोधी गुण समाप्त हो जाता है। इससे आवेशों का वायु में प्रवाह होने लग जाता है, जिसके कारण जिस जिस समय यह वायु अपना आवेश रोधी गुण को खो देती है, उसी क्षण यहाँ वायु में और बादलों में आवेशों का प्रवाह होने लग जाएगा। उसी समय एक प्रकाश, एक चमक उत्पन्न होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे ही हम तड़ित या बिजली का चमकना बोलते हैं। समझ गए आप सभी? फिर से एक बार इस बारे में बात करते हैं। वायु प्रायः विद्युत रोधी की तरह कार्य करती है और विपरीत आवेशों को परस्पर मिलने नहीं देती है। परंतु जब वातावरण में आवेश बहुत बढ़ जाएगा तो उस क्षण वायु अपना विद्युत रोधी गुण को समाप्त कर देगी, या उसका ऑटोमेटिक ही वह गुण समाप्त हो जाता है। उस समय क्या होता है कि आवेशों का वायु में आकस्मिक प्रवाह चालू हो जाता है, जिसके कारण क्षण दीप्त प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसे हम तड़ित कहते हैं। तो समझ सीधी सी भाषा में है कि जिस समय हमें बिजली चमकती हुई दिखी है, तो समझ जाइए वायु ने अपना आवेश प्रतिरोधी गुण समाप्त कर दिया है और वातावरण में आवेश प्रवाहित हो रहा है, जिसके कारण कि ये हमें कुछ टाइम के लिए एक दीप्त प्रकाश नजर आया। ये हम वर्तमान विज्ञान के हिसाब से हमने इसको समझ लिया कि ये इस प्रकार से हुआ है, लेकिन बेसिकली इन सब के पीछे ईश्वर ही रहता है, जो यह सारी प्रक्रियाओं को चलाता है। अब तड़ित तो हमको समझ में आ गया, लेकिन तड़ित के साथ साथ कभी हम क्या सुनते हैं, कुछ आवाज भी आती है। हम क्या बोलते हैं, अरे आवाज आई, कहीं तो बिजली गिरी है। तो वो आवाज कैसे आ रही है, उस बारे में बात करेंगे हम। बादलों के मध्य में अथवा बादलों एवं धरातल के मध्य विपरीत आवेश परस्पर टकराते हैं तो तड़ित उत्पन्न हो सकती है। तड़ित तीव्रता से आसपास की वायु को क्या कर देती है, गर्म कर देती है। आवेश टकराया, वहां पे अलग अलग आवेश टकराया, तड़ित उत्पन्न हुआ, हमने देखा प्रकाश उत्पन्न होगा। तो वो जो तड़ित होगा उसके आसपास की जितनी भी वायु होगा उसको वह गर्म कर देगी, जिसके कारण वायु में क्या हो जाएगा, प्रसार हो जाएगा और एक तीव्र ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी तीव्र ध्वनि को हम क्या बोलते हैं, गर्जन बोलते हैं, या की गड़गड़ाहट हो रही, बिजली के साथ बिजली चमक रही है और आवाज आ रही है। क्या हो जाता है, वायु गर्म होकर वायु में प्रसार होता है और यही प्रसार एक ध्वनि को उत्पन्न करता है, जिसे हमने क्या बोला है, जिसे हमने गर्जन कहा है। तड़ित एवं गर्जन के साथ जब कोई झंझावात आता है तो उसे क्या बोलते हैं, तड़ित झंझावात बोलते हैं। ये जनरली कब होता है, मानसून के टाइम पे होता है, बारिश के मौसम की शुरुआत में सबसे ज्यादा होता है कि तड़ित भी हो रही है, गर्जन भी हो रही है, झंझावात भी आ रहा है। क्योंकि बारिश के पहले हमारा मौसम कौन सा होता है, गर्मी का होता है, क्योंकि स्थल बहुत गर्म हो जाता है। तो वही प्रक्रिया होती है जो हमने अभी पढ़ी थी, वायु गर्म होके ऊपर गई, वहां संघनन हो रहा है, फिर आवेश आ गया बादलों में। ठीक है, इसलिए ये सबसे ज्यादा हमें मानसून में देखने को मिलता है। एक फैक्ट दिया है यहाँ पर, विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में भारत में स्थानीकृत तड़ित झंझावात उत्पन्न होते हैं। यह क्षेत्रों में विभिन्न नाम से भी जाने जाते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार में इन्हें क्या बोलते हैं, काल बैशाखी नाम दिया हुआ है झंझावात को। ठीक है, असम में इन्हें बोर्दो इसिला के नाम से जाना जाता है,
और ये कब आते हैं, हमने अभी बात करी, जनरली ये मानसून से पूर्व आते हैं। ये जो काल बैशाखी और गोर्दो इसिला आते हैं, ये मानसून से पूर्व आ जाते हैं और ये खरीफ फसलों को उगाने में सहायता देते हैं। साथ साथ इन्हें आम्र वर्षा भी बोला जाता है उन इलाकों में, मतलब कि वहां उस समय लग रहे आमों को पकाने में भी सहायता करते हैं। और कर्नाटक में स्थानीय तड़ित झंझावात कॉफी के पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। कभी कभी झंझावात, कभी कभी नहीं, झंझावात नेचुरल रूप से तो सहायक होते हैं, इसीलिए तो ईश्वर ने उन्हें बनाया है। लेकिन कई बार ये अधिक विकराल रूप ले लेते हैं, जो कि हम लोगों के लिए डेंजरस हो जाता है। जैसे कि हमने देखा कि छत, घर की छत उड़ गई, या अगर तड़ित बिजली कहीं पे गिर गई तो वह आग भी लगा सकती है, या उससे जन हानि, पशु हानि भी हो सकती है। इससे बचने के कुछ उपाय दिए हुए हैं, जैसे कि अ, तड़ित के समय हमें ऊंची वस्तुओं से दूर रहना चाहिए, किसी निम्न एवं खुले स्थान पर छिप जाना चाहिए, पेड़ के नीचे तो बिल्कुल नहीं छिपना चाहिए, या ऐसी किसी वस्तु के पास में जहां पे धातु हो। भूमि से सीधे संपर्क को भी कम करना चाहिए। धातु की छड़ी वाला छाता का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। यदि आप जल के भीतर हैं तो तुरंत बाहर निकल जाए, क्योंकि तड़ित किसके कारण हो रहा है, तड़ित अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न हो रहा है। तो अगर हम धातु की छड़ी के साथ खड़े हैं और मान लीजिए तड़ित गिर रहा है आसपास, तो सबसे पहले उस धातु की छड़ी की ओर ही आकर्षित होगा ना, जो कि हमारे लिए डेंजरस रहेगा। इसलिए यदि तड़ित के समय आप बस या कार में सवार हैं तो आप अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित है, अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित है। ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है कि कार के ऊपर बिजली नहीं गिरेगी, पर अपेक्षाकृत आप ज्यादा सुरक्षित रहते हैं। यहाँ पे एक तड़ित तड़ित के समय सुरक्षित स्थिति बता रहा है। और कोई डायग्राम तो नहीं छोड़ा हमने? ठीक है, एक और नॉलेजेबल फैक्ट बताया है तड़ित के बारे में। ये एक तड़ित चालक यहाँ पे लगा हुआ रहता है घरों की छत के ऊपर। एक तिकोना शाप धातु का बना हुआ छत पे बाहर निकला हुआ रहता है नली, जो कि जमीन से जुड़ी रहती है, जो कि उसका जिसका निचला सिरा जमीन के अंदर जाता है। तड़ित चालक एक धातु की छड़ है जिसे भवन निर्माण के समय दीवारों के साथ स्थापित कर दिया जाता है। उसका एक सिरा नुकीला होता है जो भवन के उच्चतम बिंदु पर होता है, और दूसरा सिरा कहाँ जाएगा, जैसा मैंने बताया अभी, ये एक सिरा भूमि की गहराई में, भूमि के अंदर चला जाएगा। जिससे क्या होगा, अगर मान लीजिए कि तड़ित गिरी तो वह किसके ऊपर सबसे ज्यादा आवेश आएगा, इस छड़ के ऊपर, और वह सीधे कहाँ चला जाएगा, आवेश कहाँ चला जाएगा, भूमि में स्थानांतरित हो जाएगा। इससे हमें नुकसान नहीं होगा। आगे दिया हुआ है चक्रवात। अभी हमने देखा झंझावात, अब है अगला चक्रवात। चक्रवात महासागर के गर्म जल के ऊपर बनने वाले बड़े झंझावात होते हैं। चक्रवात झंझावात का ही रूप होते हैं, लेकिन वह अधिक अधिक सघन होते हैं और विकराल होते हैं। झंझावात में भी क्या देखा हमने कि हवाएं, पवन जो होती है वह तेज चलती है, और जनरली वह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करती है। जैसे ही महासागरीय जल गर्म होता है, तब गर्म एवं आर्द्र वायु ऊपर की ओर उठती है। सेम प्रोसीजर जो हमने अभी स्थल समीर और समुद्र समीर में पढ़ी। जब आर्द्र वायु ऊपर की ओर उठकर जल वाष्प को संघनित कर वर्षा की कुछ बूंदें बनाती है, तो हमें पता है कि वाष्पन के समय जल ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ये हमें पता है कि वाष्पन में क्या होगा, जल ने ऊष्मा ली और वह वाष्प में परिवर्तित हो गया। जब यह जल वाष्प संघनित होकर वर्षा की बूंदों में परिवर्तित होती है, तो वायुमंडल में यह ऊष्मा मुक्त होगी। ठीक है, क्या हुआ, समुद्र के किनारे हैं हम, वहां पे बहुत, समुद्र के ऊपर हवा कैसी हो गई है, बहुत गर्म एवं आर्द्र हो गई है। कुछ जल वाष्पित होकर ऊपर वातावरण में
चला जाता है, वायुमंडल में चला जाता है। ठीक है, वाष्प कैसे हुआ? सूर्य से इसने उष्मा ली, गर्मी से वाष्प हुआ। अब क्या होगा? वहां ऊपर बादलों में वहां पर संघनन होगा। संघनन में क्या होगा? वाष्प जल की बूंदों के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। और प्लस क्या होगा? ऊष्मा निकलेगी, गर्मी निकलेगी, जो कि क्या होती है? वह वातावरण में, वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। इस कारण से ऊपरी गर्म वायु और अधिक गर्म होकर ऊपर उठती है और निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न करती है। इससे क्या होगा कि जो ऊपरी गर्म वायु है वो और अधिक गर्म हो जाएगी, क्योंकि ऊष्मा रिलीज हुई, ऊष्मा विमुक्त हुई, और जो ये निम्न दाब का क्षेत्र है उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि वायु गर्म होके हल्की होके ऊपर जा रही है। अब आसपास के क्षेत्र से वायु तीव्र गति से क्या आती है? क्योंकि आसपास का क्षेत्र तो कैसा है? कैसा क्षेत्र होगा आसपास? उच्च दाब का। तो वायु उच्च दाब से कहाँ आएगी? निम्न दाब की ओर आएगी। गतिमान वायु पृथ्वी के घूर्णन के कारण चक्रण भी करती है साथ साथ में। जो हमारी पृथ्वी घूर्णन कर रही है उसके कारण ये वायु जब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आ रही है तो चक्रण भी कर रही है। इस चक्र की पुनरावृत्ति होती है। यह वाला जो साइकिल है, हवा गर्म हुई, यहाँ की ऊपर उठी, संघनन हुआ, वाष्प से जल की बूंदे, ऊष्मा रिलीज हुई, ऊष्मा उस वायुमंडल में मिली और वहां की वायु को पुनः गर्म किया, सेम प्रोसीजर होगा। अब वो जगह है जहाँ की वायु गर्म होकर ऊपर उठ रही है, वो कैसी हो गई? निम्न दाब की हो गई। और अब उसके आसपास जो हवा है वह कैसी, वहां पे कैसा है? उच्च दाब है, ये हमने देखा। तो वो कहाँ आएगी? निम्न दाब की ओर आएगी। हवा यहाँ पे तेजी से बढ़ रही है निम्न दाब की, साथ ही साथ पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये क्या कर रही है? यह चक्रण भी कर रही है। और यही साइकिल बार बार चलता रहता है। तो उससे क्या होता है? उसके चारों ओर घूमने वाली तीव्रगामी वायु के साथ अत्यधिक दाब क्षेत्र बन जाएगा। ठीक है, क्या होगा इसमें? अब यहाँ पे वायु निम्न दाब की ओर तीव्र गति से आती है और ऊपर उठना प्रारंभ कर देती है। गतिमान वायु पृथ्वी के घूर्णन के कारण चक्रण भी कर रही है। उसके चारों ओर घूमने वाली तीव्रगामी वायु के साथ अत्यधिक दाब क्षेत्र बन जाता है। अब यहाँ पे कैसा बन जाएगा एरिया? ये कैसा हो जाएगा? अब ये उच्च दाब का हो जाएगा। बादल, पवन एवं वर्षा के इस चक्रण को ही क्या बोला जाता है? चक्रवात बोला जाता है। बादल, पवन एवं वर्षा के इस चक्रण को चक्रवात कहा जाता है। एक चक्रवात में अत्यधिक निम्न दाब का क्षेत्र केंद्र में होता है। कहाँ पे होता है? जो चक्रवात बना हुआ रहेगा उसमें जो सेंटर का क्षेत्र है उसे क्या बोलेंगे? निम्न दाब का क्षेत्र। क्या कहलाता है? चक्रवात अक्षी कहते हैं उसे। ये दिया हुआ है चक्रवात का। ये जो चक्रवात है इसमें जो इसके सेंटर का पोर्शन है ये सबसे कैसा होता है? निम्न दाब होता है। जैसे जैसे इस चक्रवात में आगे की ओर बढ़ते जाएंगे हम, दाब भी बढ़ता जाएगा। जैसे अंदर बता रहे हैं 994 MB है, यहाँ पे 996 MB है, फिर 998 MB है, और सबसे बाहर है ये 1008 MB। अभी जो अंदर का निम्न दाब क्षेत्र है इसे कहते हैं चक्रवात अक्षी। इसे क्या बोला जाता है? चक्रवात अक्षी। यह एकदम शांत क्षेत्र रहता है, ये ज्यादा वातावरण में कोई डिस्टरबेंस नहीं करेगा। लेकिन जो ये इतना एरिया है यहाँ पे दाब जैसे जैसे बढ़ जाता है और यही अत्यधिक वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी के कारण बहुत अधिक बारिश होती है। आगे देखेंगे हम। जैसे ही चक्रवात महासागर से स्थल की ओर गति करता है, यह सामान्य तड़ित झंझावात से उत्पन्न
पवन की तुलना में उच्च गति की वायु को उत्पन्न करता है। हमने यह सबसे शुरुआत में पढ़ा था चक्रवात में कि झंझावात का एक मजबूत और स्ट्रॉन्ग विकराल रूप को क्या बोला गया है? चक्रवात बोला है। जैसे ये महासागर से ऊपर उठ के स्थल की ओर बढ़ता है तो उसकी वायु की गति तेज होती जाती है। एक बार जब चक्रवात स्थल पर पहुंच जाता है तो नम वायु का स्रोत टूट जाता है और धीरे धीरे यह क्षीण होने लग जाती है। जैसे जैसे चक्रवात आगे बढ़ते जाएगा उसके पीछे विनाशकारी चिन्ह छोड़ते जाता है। पेड़ उखड़ जाते हैं, घर टूट जाते हैं, या तो बहुत तेज बारिश होती है, बाढ़ आ जाती है। ये यहाँ पे देखिए चक्रवात, ठीक है, यह इसका सेंटर का पॉइंट है। उसको क्या बोला है? यह चक्रवात अक्षी, ये बीच का है, ये है चक्रवात अक्षी। ये साइड इसके बाहर के लेयर्स हैं, यहाँ पे दाब बहुत ज्यादा होता है और यह दाब ही क्या करता है? यह वाला एरिया ही अत्यधिक दाब के साथ बहुत ज्यादा बारिश और तेज हवाओं वायु के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चक्रवात बहुत ही विनाशकारी हो सकते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए 2020 में आए अम्फान चक्रवात की चक्रवात है। एक अम्फान नाम का चक्रवात आया था जिसकी उच्चतम गति कितनी थी? ये 270 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी इसमें हवाएं। अम्फान नाम के चक्रवात में 270 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वायु चल रही थी। यह बहुत ही डेंजरस था, बहुत नुकसान हुआ था। चक्रवात के समय उत्पन्न तीव्र वायु महासागरीय जल को तटों की ओर धकेलती है, जिससे जल एक दीवार जैसा बन जाता है जो 3 से 12 मीटर तक ऊंचा हो सकता है। जल का यह तीव्र प्रवाह तटीय क्षेत्रों में ही नहीं अपितु समुद्र से दूरस्थ क्षेत्रों में भी बाढ़ ला सकता है। ठीक है। चक्रवात के साथ होने वाली भारी वर्षा से नदियों के जलस्तर में वृद्धि होती है। इसके कारण भूस्खलन भी हो सकता है। अब बहुत तेज बारिश चक्रवात के कारण हो रही है तो कितनी 3 से 12 मीटर तक एक दीवार जैसा आवरण बन जाएगा उसके कारण। यह सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? तटीय क्षेत्रों में। लेकिन यह समुद्र से दूरस्थ क्षेत्रों में भी उतनी ही तीव्रता से बरस सकता है और विनाश कर सकता है। तीव्र गति से स्थल की ओर आने वाला समुद्री जल पीने योग्य स्रोतों को भी प्रदूषित कर सकता है, साथ ही कृषि भूमि को भी क्षति भी पहुंचा सकता है। अगर बाढ़ ही आ गई, अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़, आंधी तूफान आ गया तो पानी का स्रोत क्या, खाने का साधन, मृदा, सब कुछ वहां पे डिस्टर्ब हो जाएगा। फसलें लगी हुई है वो खत्म हो जाएगी, जन हानि भी संभव होती है। समुद्र जल में उपस्थित लवण मृदा की उर्वरकता को कम कर फसलों को प्रभावित करते हैं। वृक्षों के गिरने और मलबे के कारण मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, जिससे प्रभावित क्षेत्रों तक सहायता पहुंचाना कठिन हो जाता है। हर साल बारिश में लगभग देखा गया है, जहां तक मैंने अध्ययन किया है, उड़ीसा में तो बाढ़ आना एकदम कॉमन है। ठीक है। उसका कारण है वहां पे वो समुद्र के पास है, चक्रवात को ज्यादा वहां पर असर होता है, ज्यादा वहां बारिश होती है और कुछ नदियां वहां समतल भी है, जिससे कि बहुत जल्दी बाढ़ आ जाती है। विद्युत आपूर्ति आपूर्ति कुछ दिनों तक बाधित रह सकती है। ये चक्रवात से क्या क्या हमको उस समय प्रभाव हो जाते हैं, क्या क्या नुकसान होता है, उस बारे में बात हो रही है। मौसम संबंधी सूचनाएं समय समय पर दी जाने वाली चेतावनियों और भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी की गई चेतावनियों से अवगत रहना चाहिए हमें। मौसम निगरानी उपग्रह के प्रति कृतज्ञ है, क्योंकि इसके द्वारा हमें चक्रवात के आगमन की पूर्व सूचना मिल जाती है। कई बार हम न्यूज़ में देखते हैं कि ये चक्रवात आने वाला है, यहाँ तक कि मानसून के बारे में भी जानकारी मिलती है कि मानसून 10 से 5 दिनों में मध्य प्रदेश में आ जाएगा, या मानसून 10 से 15 दिनों में उत्तर प्रदेश तक पहुंच जाएगा। तो जो चक्रवात समुद्र से उठते हैं उसका अध्ययन करके यह जानकारी
सामान्य नागरिकों को बताई जाती है, जिससे कि हम पहले से ही इन सब चीजों के लिए रेडी रहें, सावधानी रखें। अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन चक्रवात संबंधी आपदाओं की निगरानी के लिए साथ मिलकर कार्य करते हैं। यदि आप चक्रवात संवेदनशील एरिया में रहते हो तो आपको एक आपातकालीन किट हमेशा रेडी रखना चाहिए। साथ ही चक्रवात के समय निकटवर्ती चक्रवात सुरक्षा गृहों में तुरंत हमें चले जाना चाहिए। अभी तक हमने जो पढ़ा उसके कुछ पॉइंट बताए हैं। गर्म वायु उठने से निम्न दाब का क्षेत्र बना, फिर ठंडी वायु का तीव्रता से निम्न दाब के क्षेत्र को घेरा, गर्म वायु का ऊपर उठना, ठंडा होना और जल वाष्प का संघनित होकर बादल बना, बादल की बड़ी जल बूंदों का स्थल पर वर्षा या ओले या हिमपात के रूप में गिरना। ये झंझावात, पवन, बारिश से लेकर चक्रवात तक की बात हो रही है। फिर क्या हो रहा है, ऊर्ध्वगामी और अधोगामी तीव्र वायु द्वारा बादलों में क्या धनावेश और ऋणावेश का बनना। जब धनावेश और ऋणावेश मिलते हैं तो उनके कारण क्या हो जाती है, तड़ित होती है। तड़ित बादलों के भीतर, बादलों के मध्य या बादल और धरातल के मध्य उत्पन्न हो सकती है। लेकिन जब ये बादल और धरातल के मध्य उत्पन्न होती है तब ये सबसे ज्यादा डेंजरस होती है। मौसम की निश्चित परिस्थितियों में झंझावात भी चक्रवात का रूप धारण कर सकते हैं। स्मरणीय बिंदु, प्रति एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाले बल को क्या बोला जाता है, दाब बोला जाता है, जिसे पास्कल से शो करते हैं और मात्रक होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि न्यूटन क्या है, दाब का मात्रक है और मीटर स्क्वायर उस पर्टिकुलर क्षेत्रफल का मात्रक है। दाब एवं गैस पात्र की दीवारों पर दाब आरोपित करते हैं, सॉरी द्रव एवं गैस। हमने देखा कि द्रव और गैस दोनों पात्र की दीवारों पर भी दाब को आरोपित करेंगे। जैसे कि हमने बॉटल में देखा था, पानी में बॉटल में पानी भरा हुआ है तो हमने देखा कि वह बॉटल की इस पूरी दीवार पे दाब पानी डालता है। हमारे चारों ओर वायु द्वारा लगने वाले दाब को क्या बोला गया है, वायुमंडलीय दाब कहा गया है। वायु दाब में अंतर के कारण ही पवन प्रवाहित होती है। हमने पढ़ा पवन किस प्रकार प्रवाहित होगी, वायु दाब में अंतर के कारण। किस प्रकार से, वह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। हवा अगर यहाँ निम्न दाब क्षेत्र बन गया तो उच्च दाब क्षेत्र से हवा अपने आप निम्न दाब की ओर प्रवाहित होने लग जाएगी, जिससे कि पवन चलती है। तड़ित झंझावात के निर्माण के लिए आर्द्र एवं तीव्र वायु महत्वपूर्ण होती है। ऊर्ध्वगामी और अधोगामी तीव्र वायु हिम कणों एवं जल की बूंदों में घर्षण को सुगम बनाती, निघर्षण को, जिससे कि क्या होता है, बादलों में आवेश उत्पन्न हो जाता है, जो कि अलग अलग पावर का होता है। वो होता है पॉजिटिव और निगेटिव। अब क्या होगा, बादलों के भीतर, बादलों के मध्य या बादल और धरातल के मध्य वैद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिससे कि क्या उत्पन्न होती है, तड़ित होती है। तड़ित से जनधन की हानि हो सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा भारत में चक्रवात और तड़ित झंझावात का निरंतर अनुवीक्षण करता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यह चक्रवात और तड़ित झंझावात का अध्ययन करता है और उसके संभावित दिन जन सामान्य को बताता है, जिससे कि सावधानियां रखी जा सके और जन हानि या किसी भी प्रकार की हानि कम हो सके। यह अध्याय यहीं पे समाप्त। थैंक यू।